ये है कमाई का अड्डा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए आज थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि अच्छा दिन, लेकिन और अच्छा हो सकता था। ये दिल मांगे मोर वाली बात। लेकिन ब्रॉडर मार्केट के लिए खैर दिन बहुत शानदार रहा है। आएंगे इन सब पर, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में खरीदारी का मोड़ 21,650 के ऊपर टिका इंडेक्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और हीरो मोटो ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में रौनक, मिड कैप शेयर्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। ऑटो शेयरों में अच्छे रफ्तार। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 7% ऊपर। हीरो मोटर कॉर्प में करीब 5% तक उछाल। निफ्टी का टॉप गेनर बना। बजाज ऑटो में करीब 3% की तेजी। सरकारी कंपनियां भी आज अच्छा कर रही हैं कारोबार। नतीजों से पहले इन्फोसिस करीब 2% फिसला। हालांकि टीसीएस में हल्की खरीदारी। आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे दोनों कंपनियों के नतीजे। मैनेजमेंट कमेंट्री पर रहेगी बाजार की नजर। आईटी स्पेस में नतीजों से और बढ़ेगा एक्शन। कराएंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो के तीसरी तिमाही के नतीजे। करीब 3% घट सकता है विप्रो का डॉलर रेवेन्यू। और पॉलीकैब में 19% से ज्यादा की भारी गिरावट। इनकम टैक्स विभाग ने कल एक बड़ी वायर और केबल कंपनी के खातों में पाई करीब 1000 करोड़ की गड़बड़ी। पॉलीकैब की सफाई में कहा गया था कि टैक्स चोरी की खबरें हैं अफवाह। वहीं हेवल्स में 3% का उछाल। और सीएनबीसी आवाज की बादशाहत कायम। मार्केट के दौरान मेगा सिटीज में 64.3% बाजार हिस्सेदारी। बात हो बाजार की तो लोगों का भरोसा सीएनबीसी आवाज पर। तहे दिल से शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। और सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत बरकरार है और इसके लिए सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आते हैं मार्केट पर। आज की मार्केट पर आते हैं आज और देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर काम हो रहा है। जैसा मैंने कहा था कि दिन के हाईज पर हम हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों हालांकि एक रेंज में रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़ोरदार तेज़ी है। खैर, आखिरी का एक अहम 1.5 घंटा आने वाला है, उस पर बातचीत होगी। वीरू क्या है? जी हाँ, बिल्कुल अनुज, नमस्कार। और मतलब ये एक महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए गुरुवार होता है और एक बार फिर से दर्शकों का इस भरोसे के लिए और 64.3% मार्केट शेयर हमको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, ये एक अर्निंग सीजन का श्री गणेश है और आज एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी। हम बैकफुट पे थोड़ा सा आए, और क्या ये बैकफुट पे आना नतीजों का पहला जो आई थिंक जो सीढ़ी होती है उसको बाजार सेंस करना चाहता है कि पहले देख लें उसके बाद कोई फर्स्ट स्टेप लेंगे? ये प्राइस यही एक्शन दिखा रहा है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है और ये करना भी चाहिए। इनफैक्ट हमेशा मैं तो ये बात कहता हूँ कि अर्निंग से पहले प्रीएम्प्ट करने के बजाय अर्निंग्स देख लें, उसके बाद कॉल लें, उसके बाद ट्रेड लें, तो उसमें बिल्कुल ठीक रहता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक्सपायरी भी है वीरू, ये भी एक मूव है। लेकिन एक चीज़ है, अगर मार्केट को कोलैप्स करना होता तो कर चुका होता, मेरे ख्याल से। ये मेरा व्यू है। अब मैं हो सकता है कि आखिरी 1.5 घंटे में फिर भी कर जाए, यू नेवर नो। सुबह मार्केट ने एक बार के लिए 100-125 पॉइंट की रैली दिखाई आपको, तो मैं टिक नहीं पाया उसके बाद। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। मेरे ख्याल से निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस आएगा आपको 21,700 से 21,750, और अगर वो क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है 21,750 से 21,850 ये एक फिर बड़ी रेजिस्टेंस आएगी। और जब तक 21,550 के ऊपर आप टिके हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। और पोजिशनल लॉन्ग्स के हिसाब से 21,500 जब तक उसके ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार आपने पिछले 2 दिन में इसको लो को तोड़ा, लेकिन मतलब 21,500 को तोड़ा, लेकिन उसके नीचे बंद नहीं हुए। तो उस हिसाब से 21,500 जो है वो पोजिशनली एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच आउट करने के लिए। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक में एक इशू आ रहा है, वो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस। और सुबह तो खैर हम 10 डेमा को नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, 20 के ऊपर गए थे, अब तो 20 के भी वापस करीब आ गए। इसके ऊपर टिकना जरूरी है। 47,500 और 47,600 के ऊपर जाकर टिकना जरूरी है। 47,600 के ऊपर अगर आप टिके और अगर आज आपने डे हाई निकाला आज का, तो आप 48,000 तक भी जाएंगे तेजी से। लेकिन 47,400 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बॉटम बन चुका है मार्केट में। अब मार्केट में कमजोरी तभी आएगी
जब निफ्टी 21,500 के नीचे बंद होगा। जब तक वो नहीं होगा मार्केट ठीक है। और एक चीज़, मिड कैप्स में वापस बाइंग शुरू हो गई है, ये भी एक पहला इंडिकेशन है कि मार्केट वापस एक तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। वीरू जय, तो आपने लेवल्स को समझा, निफ्टी बैंक के और ब्रेथ पर आई थिंक एक ये टेक सुना आपने। मैं कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूं जिनको मैं आई थिंक क्लोजिंग में स्विंग के पर्सपेक्टिव से स्ट्रांगली प्लेस्ड मानता हूं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कल भी मैंने इस ओपनिंग मतलब रिमार्क्स में इसका जिक्र किया था, बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट, चार्ट बेहद शानदार, स्टैट्स डेरिवेटिव्स के बेहद शानदार, नज़र रख के चलेंगे इस स्टॉक पे और आपकी स्क्रीन पे आएगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, स्ट्रांग मूव यहाँ पर। और उसके बाद देखिए आइएगा M&M फाइनेंस, ये रहा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डेरिवेटिव्स में 4.5% का बिल्डअप, आई मीन ₹2,700 का स्टॉक है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। M&M फाइनेंशियल्स में याद रखिएगा 4% का मूव, आज सुबह से ही NBFC स्ट्रॉन्ग मूव दे रही थी, 4.25 लाख अक्षरों का OI शेड हुआ यहाँ पे, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर बनती हुई इनके लिए। उसके बाद डिक्सन, सुबह मैंने इसके ट्रेड के बारे में बात भी की थी, अच्छा मूव देता हुआ और इस वक्त डिक्सन जिस ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है याद रखिएगा H6469, ये अपनी इस ट्रेजेक्ट्री यानी स्लीपिंग ट्रेजेक्ट्री या फिर जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक रेंज में पड़ी हुई ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल के आने की कोशिश करता हुआ 1% का बिल्डअप है यहाँ पर। और टाटा पावर, यहाँ पर भी मूव अच्छा है, अगर आप स्पेशली नज़र डालें यहाँ के OI रिएक्शंस पे 355 पे ट्रेड करता हुआ ऑल टाइम हाई, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट और जिस प्रकार का OI शेड हुआ है, यहाँ कुछ लोगों ने थोड़ा शॉर्ट कॉल ली थी बट अब वो कवर होती हुई। और मोर स्पेशली याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेटअप बेहद स्ट्रॉन्ग। अनुज, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और साथ ही साथ कार्यक्रम में आज का क्रम क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू, चलिए तो पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और मार्केट ऑब्वियसली तेज़ी का है तो इसके लिए पहले तेज़ी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे ऊपर हीरो मोटोकॉर्प, आज सुबह सुबह ये ट्रेड पिक किया गया था और क्या शानदार मोमेंटम रहा इसमें 5%। और उसके देखा देखी बजाज ऑटो ने उसको फॉलो किया 3.5% ऊपर, BPCL में 2% की रैली और रिलायंस देखिए रिलायंस ने अब कमान संभाल ली है। आज सुबह भी एक लग रहा था कल के मूव के बाद कि आज फिर चलने को तैयार है ये स्टॉक और 2% की तेज़ी यहाँ पर। F&O में श्रीराम फाइनेंस करीब 6% ऊपर, टोरेंट फार्मा में 4.5% की रैली, वोल्टास में करीब 4.5% और महानगर गैस में भी 4.5%। तो अच्छे मूव्स यहाँ पर। लूजर्स में इन्फोसिस 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 2%, SBI लाइफ 1.5% और HCL टेक 1%। लेकिन अगली प्लेट में आपको दिखाई देगा आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, पॉलीकैब, ₹1,000 निकल कर सीधा एक ही दिन में, 5,000 का स्टॉक सीधा 4,000, 20% नीचे। जी एंटरटेनमेंट 1.5%, पेट्रोनेट LNG 1.5% और औरबिंदो फार्मा 1.25% नीचे इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ने वाला है फंडामेंटल के जरिए कमाई कराने के लिए, आज हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर मोहता। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हमारे साथ होंगे प्रकाश कावत सर, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, शिल्पा राउत और जतिन गेडिया। 2:15 बजे दिल्ली से आलोक प्रियदर्शी बताएंगे कि पॉलीकैब में क्यों आई भारी गिरावट। कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्डा से भी समझेंगे कि अब पॉलीकैब के निवेशक क्या करें। 2:30 बजे आशीष बताएंगे HCL टेक और विप्रो से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। सुमित से जानेंगे HDFC लाइफ की एक्सपेक्टेशन। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर लेंगे BTST या STBT ट्रेड्स। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स तैयार है हमारे साथ। गावा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय मुझे अच्छा लगता है वो है ग्रासिम को नजरिया होना चाहिए आज और कल तक, इतना ध्यान होना चाहिए। हो सके तो आज भी चला जाए। ट्रेड करा 2091, यहीं पर एक ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। 2080 का स्टॉप लगाइए, पॉसिबल है कि 2120 ये देखने को मिल सकता है। ग्रासिम यस बाय। ओके, ग्रासिम बाय है 2093 पर। प्रकाश सर का यहाँ पर ये स्पॉट है, मेरे ख्याल से स्पॉट है, यस। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए AB कैपिटल पे खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर पैटर्न पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 177 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 186 रुपए 186 के टारगेट सेट करने हैं। इसके ऑप्शन में ट्रेड लिया जा सकता है, 180 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹5.80 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है ₹4.50 का और टारगेट सेट करने हैं ₹9.50 के। ओके, चलिए अब शिल्पा जी को जोड़ते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड।
गुड आफ्टरनून। मुझे यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अच्छा लग रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर अभी 2260 पे है। यहाँ पे 2235 पे एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से मुझे लगता है 2300 2330 के लेवल्स आपको तुरंत मिलने चाहिए। आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसका ट्रेड ले सकते हैं। 2300 का कॉल ऑप्शन रफली 43 रुपीज़ में है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे भी मुझे लगता है 60 तक के एक लेवल्स आपको आने चाहिए। 2300 की कॉल का विकल्प भी है। डॉक्टर साहब फ्यूचर्स का प्राइस एक बार फिर से रखिएगा। ये कोट करती हुए इस वक्त 4345 2259 पे 2259 पे यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा जो ट्रेड रहेगा इस वक्त वो रहेगा टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में बाय। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स को अगर आप 816 के करीब बाय कर सकते हैं, 816 817 के आसपास अगर हाथ में आ जाए तो 813 पे एसएल लगाना चाहिए। और अपसाइड पे इसका पहला टारगेट होगा 821 और उसके बाद 825। 800 के ट्रेजेक्टरी को अब कंफर्टेबली क्रॉस करता हुआ क्या स्टॉक रहा है ये पिछले कुछ महीनों में। 450-500 पर हमने इसका मोमेंटम पकड़ा था, उसके बाद से लगातार ये स्टॉक रुका नहीं है और अब 800 भी क्रॉस करता हुआ, और लग रहा है इस मोमेंटम को देखते हुए कि ये इस साल शायद एक 4 डिजिट्स की ट्रेजेक्टरी में भी एंटर करे। जिस तरीके से स्टॉक चलाइए, देखिए क्या ब्यूटीफुल चार्ट, वन वे चार्ट इसका शानदार टाटा मोटर्स का। ये 12 महीने का चार्ट, ऑलमोस्ट डबल हो गया ये स्टॉक एक साल में। आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। आशीष जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी बेट किस स्टॉक पर रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए मेरा जो पिक रहेगा वो एनबीएफसी स्पेस से रहेगा और मेरे हिसाब से जो स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग और इसकी चर्चा खैर काफी समय से कर रहे हैं, बट अब मुझे लगता है एक नया ट्रेंड बना है, वो है पूना वाला फिनकॉर्प के अंदर में। डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में है और पूना वाला श्रीराम फाइनेंस, इनकी चर्चा हमने पहले भी कई बार शो पे की, तो ये स्पेस हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। पूना वाला में हमें स्ट्रेंथ, पहले तो टेक्निकल की बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद 460 रुपए के ऊपर हुआ है, तो मेरे हिसाब से अब एक नया बेस 460 470 के जोन में बनना शुरू होगा और स्टॉक इवेंचुअली मुझे लगता है कि 550 और 600 रुपए की ट्रेजेक्ट्री आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो पूना वाला फिनकॉर्प हमारी पिक रहेगी। अब यहाँ पर हमारा मानना है कि 35 से 40% का ईयूएम का ग्रोथ आपको आने वाले कई सालों तक के इस कंपनी के अंदर में देखने को नजर आएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो ऑलमोस्ट 4% के ऊपर रहेंगे, तो जो एक अच्छे निम्स को इंडिकेट करता है। और ये निम क्यों अच्छी है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो काफी लोअर लेवल पे इनको एक्सेस है। बीइंग अ वेरी स्ट्रांग प्रमोटर, एक स्ट्रांग पेरेंटेज के कारण इनकी जो रेटिंग्स है वो काफी अच्छी है और इसी वजह से निम्स जो है वो काफी स्ट्रांग रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनबीएफसी में देखने के लिए कि किस तरह से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से एनपीएस हैं। तो आप जब एनपीए देखेंगे, नेट एनपीए के नंबर्स वो बिलो 1% चल रहे हैं, तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत ही अच्छी तरह से क्रेडिट मेट्रिक्स के ऊपर काम किया जा रहा है। और फिनटेक कंपनी के तौर पर इसका वैल्यूएशन थोड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी जो बिजनेस मॉडल है वो फिनटेक स्टाइल में है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बढ़िया री-रेटिंग का कैंडिडेट बनेगी और इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड मीडियम टर्म में आती हुई हमें नजर आती है। ओके, पूना वाला फिनकॉर्प 491.85 पे ये आपका बाय कॉल है। 4 ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर। प्रकाश सर ने ग्रासिम पिक किया, मानस ने एबी कैपिटल पिक किया, शिल्पा जी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज पिक किया, रचना जी ने टाटा मोटर्स पिक किया और आशीष चतुर्मोता जी ने पूना वाला फिनकॉर्प। लेकिन अब आते हैं एक ऐसे स्टॉक पे जिसने खुद अपनी नींव पिछले 2 दिन से हिला ली है। लेट्स ब्रिंग पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पर, और इससे चर्चा की शुरुआत ना करें तो शायद थोड़ा बेमानी होगा। अनुज, कभी कभी इक्विटी के साथ क्या रिस्क होता है वो ऐसे दिनों को देख के समझ में आता है ना? और इसीलिए कहा जाता है कि कितना ही बेहतरीन स्टॉक क्यों ना हो, कभी कभी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। ये रिस्क कभी ना कभी आएगा। खैर ये ना आपको मालूम था, ना मेरे को, ना बाजार को भी। बट ये हुआ क्या और इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, ऐसी वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए वीरू, आपने ना बिल्कुल 16 आने सच बात कही। कई बार ना स्टॉक्स जब एकदम पैराबोलिक हो जाते हैं तो गिराने के लिए कोई ना कोई रीज़न आ जाता है। ये नहीं आता तो कोई और रीज़न आता। लेकिन हमने लगातार एक बात की थी, पॉलीकैब पर हम काफ़ी पॉजिटिव थे। हमने लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया भी। 5,5200 के ऊपर एक व्यू लिया गया था कि अब यहाँ पर थोड़ा कॉशियस हो जाइए, ठीक है ना। उसके बाद ना हमने उसको कभी स्पॉटलाइट में लिया और ना हमने कभी उसको
टॉप पिक्स में उसके बाद इंक्लूड करना शुरू किया, क्योंकि वो थोड़ा महंगा हो गया था, काफ़ी महंगा हो गया था वो। और उसके बाद इनफैक्ट लास्ट की जो 400-500 रुपये की रैली हुई उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मिस भी हुई तो। अब देखिए 12 महीने में अभी भी 47% ऊपर है स्टॉक। अब इसमें ना 2 तरीके हैं देखने के। पहला तरीका तो ये है जानने का कि क्या वाकई में जो टैक्स चोरी है उसका आरोप सही है या नहीं। अगर ऐसा है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आएगा और डी रेटिंग होगी, 100% होगी। दूसरा ये है कि क्या ये एक वन टाइम इशू था और कंपनी को इसकी एक सीख मिल गई है, एक टैक्स पे करके जो भी पेनल्टी वगैरह पे करके उसके बाद आगे कंपनी मूव करेगी। उसके बाद क्या कंपनी के फिर भी नंबर्स उसी हिसाब से स्ट्रांग रहेंगे और आगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग रहेगी। अगर वो केस है तो मुझे लग रहा है कि फिर आगे जाकर किसी ना किसी स्टेज पर ये स्टॉक वापस अट्रैक्टिव भी बनेगा। ठीक है ना, सारा मामला है इसमें ये कि ये मतलब आगे जाके क्या हो रहा है इस चीज़ को लेकर। एक चीज़ है बस कि अभी आप इसको बाय करने की जल्दबाजी ना करें, ठीक है ना। ये नहीं कि बस आज की आज ले लिया, लेकिन ध्यान में रखें इसको। आगे मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तो बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है तो नहीं, लेकिन अगर एक वन ऑफ है जिसमें एक थोड़ा सा इशू हुआ है तो ठीक है, एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 साल पहले हीरो मोटोकॉर्प के यहाँ भी एक आईटी की रेड हुई थी और वहाँ पर भी बहुत कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में सुनने को मिला था, ठीक है ना। स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, उसके बाद अगले 2 साल में वो स्टॉक डबल हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलीकैप 2 साल में डबल होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बियॉन्ड अ पॉइंट एक बार के उसमें इम्पैक्ट आता है स्टॉक में और वो इम्पैक्ट रहता है, 3-6 महीने रहता है इम्पैक्ट, लेकिन उसके बाद मार्केट देखता है कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर स्टॉक उसके बाद मेरे ख्याल से आगे चलने को तैयार हो जाता है। ओके, एक काम करते हैं, अब हमारे साथ गुरमीत चड्डा भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं गुरमीत भी स्टॉक पर। और ऑब्वियसली जैसा मैं और वीरू भी डिस्कस कर रहे थे, ये चीज़ें बताकर नहीं आती हैं। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। अब आपका क्या व्यू होगा पॉलीकैप पर, और जिन्होंने पैसा बनाया है उनके लिए क्या व्यू होगा, जो अब इस समय शायद थोड़े लॉस में होंगे उनके लिए क्या व्यू होगा, और अगर किसी ने मिस कर दिया था ये स्टॉक अब क्या व्यू होगा उनके लिए? गुड आफ्टरनून अनुज। और देखिए यही मार्केट का है, थोक में देता है और थोक में वापस भी ले लेता है गेंस को। तो 10x हुआ आईपीओ से और अभी ये न्यूज़ आई। और जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है अनुज जो कि टैक्स रिलेटेड है, आईटी रेट रिलेटेड है, इस समय कोई भी कॉल लेना स्पेकुलेटिव हो जाता है क्योंकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये 1000 करोड़ का जो अनअकाउंटेड सेल्स है, ये किस पीरियड ऑफ टाइम का है। जो पहले एक मार्केट में न्यूज़ था जो सोर्स बेस ही था कि ओवर 6 इयर्स है, उसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू भी है। तो जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके क्वेश्चन मार्क होगा तो आपको जो एक पीई मल्टीपल है वो क्वेश्चन में आ जाता है क्योंकि उसमें प्राइस टू गवर्नेंस भी होता है। तो बाजार जो स्टॉक को अगर मल्टी बैगर बनाता है तो अर्निंग ईपीएस ग्रोथ से बनाता है और फिर उसकी री रेटिंग से बनाता है। और जब इस तरह का इवेंट होता है तो वापस से रेटिंग अच्छे होने में थोड़ा समय लगता है अनुज, क्योंकि बाजार का कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा समय लगता है। तो नो डाउट बिजनेस अच्छा है, ग्राउंड लेवल पे सेल्स अच्छी है। मैंने उनका एडवांस टैक्स का नंबर देखा फर्स्ट हाफ का, लगभग 250 करोड़ से ऊपर है। तो अगर आप फुल ईयर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और पैट का एस्टिमेट निकालेंगे तो शायद 1600-1700 करोड़ का प्रॉफिट बनाएंगे इस साल 15-16 हज़ार करोड़ के टर्नओवर पे। तो बिजनेस को लेके नहीं मुझे लगता कोई ऐसी प्रॉब्लम है। बट दूसरा मुझे लगता है मैनेजमेंट ने जो कम्युनिकेशन किया वहाँ पे थोड़ा सा गैप है। मुझे लगता है इस समय पे थोड़ा और आके बात करनी चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेशन करना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी है। तो मेरा ये मानना है कि इवेंट को प्ले आउट हो जाने देना चाहिए। फॉर्चुनेटली पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाइड होता है तो इम्पैक्ट नहीं होता है। हमारे लेवल पे हम 3-4% से ज़्यादा मिड कैप्स में एक्सपोजर नहीं लेते हैं बुल मार्केट में, क्योंकि नंबर ऑफ आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, नंबर ऑफ विनर्स पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है स्टॉक में, मान लीजिए अगर वो 10-12% है आपके पोर्टफोलियो का, तो कुछ टाइम के लिए आप उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन जरूर कम कर सकते हैं। कि मुझे लगता है इस इवेंट को सॉल्व होने में थोड़ा सा समय लगता है। ये बहुत जल्दी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक गुरमीत कि ये प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड की है, या फिर अगर ये 6 साल तक अगर आपके अकाउंट को हिट कर रही है तो खैर वो तो बात ही दूसरी हो जाएगी। और आपने कहा कि बाजार एक प्रीमियम पे करता है गवर्नेंस के लिए भी। क्या इसका एडवांटेज एज ऑफ नाउ एस्ट्रल को मिलेगा क्या? थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाजार क्या उस पर तरफ फोकस करेगा थोड़ा सा?
थोड़ा सा तो शिफ्ट होता ही है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट शिफ्ट होता है, बहुत सारे मोमेंटम प्लेज होते हैं। आप देखिए आज हैवेल्स में थोड़ा सा हमने पॉजिटिव रिस्पांस देखा, सुबह दिन में 5-6% अप था। इनफैक्ट मेरा मानना है कि बाकी सेक्टर्स में भी थोड़ी सी स्क्रूटनी बढ़ती है क्योंकि जितना भी बिल्डिंग मटेरियल स्पेस होता है, स्पेशली जहाँ पे B2B होता है, वहाँ ये थोड़ा सा कंसर्न आता है। और छोटी कंपनीज में हम सुनते हैं ये कि कुछ बिजनेस अनअकाउंटेड रहता है, स्पेशली जो अनलिस्टेड स्पेस होता है या स्मॉल माइक्रो स्पेस होता है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और अनअकाउंटेड सेल्स के बावजूद उनका जो ग्रोथ रहा है टॉप लाइन का, वो 20-25% रहा है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा स्पिल ओवर नेगेटिव भी होगा कुछ और कंपनीज में क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। और हमने देखा है पीछे कुछ महीनों में ये इंस्टेंसेस ऑफ सर्चेस बढ़े हैं, चाहे वो RR हो, श्री सीमेंट हो, सब हो। और अनुज ने जैसे बात करी हीरो की, हीरो में भी थोड़ा समय लगा कुछ टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो और एक थोड़ा जो मुझे एक जो हैरानी वाली बात लगी कि सर्च की इमीडिएटली बात, एक जो IT ने नोटिस कल रात को निकाला सवाल, बाकी सर्चेज में ऐसा मिड सर्च की इमीडिएटली बात ऐसा नोटिस देखने को नहीं मिला है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये किस एक्सटेंट तक है, इसलिए इस इवेंट को प्ले आउट हो जाने दीजिए। और बाजार ओवरऑल इस इवेंट के बाद भी बाजार में स्ट्रेंथ है, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर एक जगह आपको नुकसान होता है तो आपको हम्बल होना चाहिए, मानना चाहिए कि यहाँ पे बियॉन्ड अ पॉइंट आप एसेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। बिल्कुल 100%। और गुरमीत, अच्छा एक और चीज़ इसमें, ऐसे में क्या कहें, मतलब देखिए क्योंकि जैसा आपने कहा 10x बना, और मैंने प्लेटफॉर्म पे 1-2 बार आपसे पूछा भी है, और आपकी ऑब्वियसली जो बेस्ट पिक्स में से रहा है ये, लेकिन कोई तरीका नहीं होता इन चीज़ों का, राइट? मतलब इसमें बस यू जस्ट टेल योरसेल्फ कि बैड लक, मतलब या फिर कोई मार्केट साइन देता है, जैसे क्या पिछले 1 हफ्ते का प्राइस एक्शन कुछ सेंस दे रहा था कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर? नहीं, प्राइस एक्शन में इतना नहीं था क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन होता है ऊपर। हालांकि कुछ एक न्यूज़ वगैरह थी, कुछ ईसॉप्स वगैरह थोड़ा लाइट होने की, बट ऐसा कुछ क्रेडिबल वो नहीं था। और एक बियॉन्ड अ पॉइंट अब जैसे श्री सीमेंट है, उसको भी काफ़ी अच्छे गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। हीरो में भी ये इवेंट हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इट। पीछे हमने देखा था एक फार्मा कंपनी में हुआ था, IPO के इमीडिएट बाद हुआ था, थोड़ा टाइम के लिए रिएक्शन आया था, अभी वो स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो हमें एक जल्दी होती है, हम हमेशा इमीडिएटली कंक्लूजन पे आना चाहते हैं कई बार कुछ चीज़ों पे, तो उसको नहीं आने देना चाहिए। और बियॉन्ड अ पॉइंट मार्केट, यही मार्केट है वो, जैसा मैंने बोला, वो आपको देगा भी थोक में और कई बार ले भी लेता है एकदम से थोड़े दिन। और थोड़ा सा यहाँ पे एक जो रोल है डाइवर्सिफिकेशन का, मैं बार बार रिआइटेट करता हूँ और मैं बोलता भी हूँ सोशल मीडिया में, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेंट्रेशन जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए एक बार। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्डिंग मटीरियल स्पेस खेल रहे हैं तो आप बिल्डिंग मटीरियल को पूरी तरीके से खेलिए, 1 या 2 स्टॉक्स में कन्फाइन होकर मत खेलिए। अगर जितना आप डाइवर्सिफाई देंगे, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 3 या 4% है और पोर्टफोलियो स्टॉक गिर जाता है 20-25%, तो आधा पौना परसेंट, मैक्सिमम 1% का इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओवरऑल्स में। लेकिन यही अगर 15% है पोर्टफोलियो का, तो आपको सडनली आपके पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा ड्रैग आता है। तो हमेशा डाइवर्सिफाइड रहिए। और बुल मार्केट में आइडियाज बहुत ज्यादा है, ये रेंज बाउंड मार्केट नहीं है। तो और इंडिया एक अच्छे स्ट्रक्चरल साइकिल में है, तो इस चीज को दोबारा हमें रिआइट्रेट करना चाहिए और हमारी लर्निंग होनी चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, खाली रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बिल्कुल, खाली रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन स्टॉक पर पूरी चर्चा करने के लिए। मेनवाइल जिस बीच में हम बात कर रहे थे गुरमीत से, मार्केट में एक तगड़ा स्लिप आया, निफ्टी डे लो पर आकर 21,600 तक आकर गिर गया। ये इनफैक्ट हाई से काफ़ी स्लिप है। कल का एग्जैक्ट उलट, कल लो से अच्छी रिकवरी, आज हाई से फिसला। और मैं एक चीज़ कहूँगा, आज थोड़ा सा मेरे लिए भी एक लेसन है कि इस मार्केट में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी अग्रेसिव शायद आपको नहीं होना चाहिए सुबह की कमेंट्री में, क्योंकि ये मार्केट उस तरीके का है नहीं। इसमें दोनों तरफ की ट्रेड में ही पैसा बन रहा है और निम्बल फुटेड रहने पर ही पैसा बन रहा है इसमें। बैंक निफ्टी में भी देखिए किस तरीके से डिक्लाइन आई, एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए। और बैंक निफ्टी में ये बहुत क्रूशल है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में डिक्लाइन आई और करीब 350 पॉइंट गिरे। खैर, बात पॉलीकैब की हो रही थी, एक बार आलोक से इस पूरे मामले को फिर रिविजिट करते हैं। आलोक, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो कंफर्म करें कि अभी तक IT डिपार्टमेंट ने नाम नहीं लिया कि पॉलीकैब का, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं कि पॉलीकैब है। बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आधिकारिक तौर पर बिल्कुल पॉलीकैब का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि जो एक वायर बनाने वाली कंपनी है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, उस पर 22 दिसंबर को सर्च एंड सर्वेज हुए थे। और उसके बाद जो हमें जानकारी मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो मिले हैं, वो बहुत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं। कहा गया है कि
अनअकाउंटेड कैश के जरिए पूरा कारोबार इनका चल रहा था और खासतौर से जिसमें डीलर नेटवर्क था उसकी बड़ी भूमिका थी। और एक डीलर ने ही कम से कम 400 करोड़ रुपए का एक तरह से कहें अनअकाउंटेड कैश परचेज किया है और इसमें टोटल जो अनअकाउंटेड कैश का जो सेल्स है वो 1000 करोड़ रुपए का। तो टोटल ये जो एक कह सकते हैं कि डीलर नेटवर्क के जरिए कंपनी ने काम किया वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस यानी कि टैक्स चोरी करने के लिए किया है, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीरियस एलिगेशन है। और इसमें जो लोकेशंस जो थी 50 लोकेशन पे सर्वे हुए, छापे पड़े, उसके अलावा उसमें मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, दिल्ली, दमन, हलोल बहुत सारे लोकेशंस थे। 25 बैंक जो लॉकर हैं उसको भी सीज किया गया है। तो इस तरह के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से खुलासे किए गए हैं। अब इसमें देखने वाली बात आगे यही होगी कि चूंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि जो डीलर्स के जरिए परचेज किए गए रॉ मटेरियल की, अब इसमें जीएसटी का भी एंगल आएगा। डीजी जीएसटी जो होता है वो अब इन तमाम डेटास को लेगा और लेने के बाद इसमें जीएसटी की तरफ से भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में नोटिस कंपनी को जा सकती है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मामला सेल, परचेज, रॉ मटेरियल की खरीदारी और उसके बाद जब कंपनी जीएसटी पे करती है तो वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वो करती है, क्लेम करती है। तो ये पूरा का पूरा जो एक कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी सबका मामला है। इसमें कई सारे जो एजेंसियां हैं इन्वॉल्व होंगी आने वाले दिनों में, लेकिन देखना होगा कि ये मामला जांच कहां तक पहुंचती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हालांकि अभी कंपनी का बिल्कुल नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन डिटेल्स पूरे दिए गए हैं कि किस तरह से इस कंपनी ने पूरा एक तरह से पूरा का पूरा अनअकाउंटेड कैश के जरिए ही अपने कारोबार को बढ़ाया है और इतना करीब 1000 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेड सेल्स किया है। तो ये एक बड़ा एलिगेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आलोक। और पॉलीकैप पे चर्चा विस्तृत हुई, आपको एक सेंस मिल भी गया होगा। मीनवाइल जरा डायरेक्टर साहब एक बार जरा निफ्टी का और रिलायंस का क्रॉस चार्ट रखिएगा। अभी अनुज ने डिप के बारे में आपको अवगत करा ही दिया, बट मैं ये देख रहा हूँ कि अगर रिलायंस नहीं होता तो ये डिप कहाँ तक का होता। रिलायंस इज एट डे हाई और निफ्टी इज एट डे लो। अनुज, अगर रिलायंस ना होता आज तो ये दृश्य थोड़ा सा और गंभीर होता देखने में, है ना? हाँ, वही जो हम कह रहे हैं ना, अगर तेंदुलकर नहीं होते तो 90s की टीम क्या होती हमारी, पहले ही इतनी होती। कंट्रीब्यूशन देखिए अब आप, कंट्रीब्यूशन देखिए अब रिलायंस मेरे ख्याल से 40 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा करीब करीब, और निफ्टी 52 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये आपको आंसर मिल गया इसका वीरू कि अगर रिलायंस नहीं होता तो क्या होता, तो हम 50 पॉइंट नीचे होते। बिल्कुल। लेकिन खैर जो भी है, एक चीज़ क्लियर हो गई वीरू कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी रहेगी। जो एक मेरा सुबह आज थोड़ा सा एक बार के लिए मेरा मन बन रहा था ये बोलने का कि अब खत्म हो गई वो करेक्शन, मार्केट का भी ऐसा कोई मोड़ नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट अभी चाहता है कि थोड़ा सा आप और इस फेज में थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए, उसके बाद शायद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करिए। जी हाँ, इस बीच आपको नंबर्स मिल रहे हैं। देखिए आज जो शेड्यूल्ड नंबर्स थे उसमें से एक HDFC AMC का आ गया नंबर। ये आपने CNBC आवाज के पैनल के साथ खूब खेला भी है स्टॉक, और आई थिंक लॉन्ग भी किया होगा। मुनाफा आपकी स्क्रीन पे 370 करोड़ से बढ़कर लगभग 488 करोड़ रुपए, और वो प्रॉफिट्स में विजिबल है क्लियरली। अगर आप देखें जो स्ट्रेंथ है, और बॉटम लाइन में आय करीब 559 करोड़ से बढ़कर करीब 671 करोड़ रुपए रही है। तो प्राइम फेस से अगर आप दो फिगर्स को देखें, प्रथम दृष्टांत टॉप लाइन बॉटम लाइन, इसमें सिग्निफिकेंट जंप है। और जरा प्लीज HDFC AMC का जरा एक बार चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। इस दौर में AMC स्टॉक्स में जो परफॉर्मेंस रही है उसमें HDFC AMC प्रमुख रहा है, और मेरे ख्याल से यस, ये प्राइस अब आपकी स्क्रीन पे दिसंबर 2019 के बाद का। हालांकि अगर आप लॉन्गर टर्म में देखें 4 साल वर्षों में तो ये प्राइस फ्लैट है, बट अगर आप इस साल की रिकवरी देखें, बीते एक साल की ईयर टू डेट, तो लगभग 1600 से स्टॉक की 34-54। प्रकाश सर, नंबर सपोर्टिव हैं, बट टेक्निकली आपका कमेंट है इस स्टॉक पे, इस प्राइस पे 3457 पे? वेल, HDFC AMC लग तो रहा है कि यस अपनी मिलना चाहिए। 3459 पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 3600 प्लस जोन से स्टॉप होगा 3400। तो बाई मोड पर हुए 2 या 3 दिन और अपूछ चल सकता है HDFC AMC। बिल्कुल इनफैक्ट मैं एक चीज़ कहूँगा HDFC AMC के बारे में कि अभी भी ये स्टॉक जो है 2019 की प्राइस के नीचे, 2019 में इसका प्राइस हुआ करता था 3700 रुपये, वहाँ से इसमें फिर डी रेटिंग आई थी, 1800 तक पहुँच गया था। मेरे ख्याल से ये नंबर्स मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वीरू एक्चुअली, और जो जितने भी एस्टिमेट्स थे उन सबसे ऊपर हैं ये नंबर्स। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल इसमें थोड़े से आपको एक आध अपग्रेड्स मिल जाएं, क्योंकि मार्जिन्स भी बेटर हैं इनके काफ़ी। और ध्यान रखिएगा कि
स्टॉक मार्केट में जिस तरीके के म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज आ रहे हैं, एक होता है नंबर्स कैसे हैं बैकवर्ड लुकिंग, एक होता है कि क्या यहाँ से नंबर सस्टेन करेंगे। और महीने दर महीने आपने SIP फ्लोज, बाकी के सारे इन्फ्लोज देखे ही हैं मेरे ख्याल से। मार्केट स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है ना अभी इसमें और दमखम है इन नंबर्स के बेसिस पर, और कल मुझे लग रहा है 1-2 अपग्रेड्स आने चाहिए इनमें, क्योंकि ये नंबर्स हर लेवल से अच्छे हैं। इनकम हो, प्रॉफिट हो, मार्जिन हो, सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है ये नंबर। तो मेरे ख्याल से कल यहाँ पर थोड़े से अपग्रेड आने चाहिए बीरू। देखते हैं कि कैसा रहता है। इनफैक्ट आशीष चतुर्वेदी पूछते हैं अगर फंडामेंटली कोई व्यू है इनका AMC स्टॉक्स पर या HDFC AMC पर। आशीष जी कोई व्यू इस पर? में अनुज देखिए, पूरा जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग का जो थीम है उसके अंदर में आप देख रहे हैं कि चाहे ब्रोकर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, या चाहे आप देख रहे हैं CDSL जैसी कंपनीज या BSE जैसी कंपनीज, इनके अंदर में कंटिन्यूसली एक ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना है और एक कंटिन्यूस शिफ्ट चल रहा है। तो BSE ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, CDSL ने दिखाया। अब ये ट्रेंड आपके आ गया है AMC बिजनेस के अंदर में, जब 17,500 करोड़ का सिप का नंबर इस लास्ट मंथ में हिट हुआ है। तो ये नंबर भी आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 के लेवल को बहुत ही जल्द क्रॉस करने वाला है, जिसका इंपैक्ट आप देखेंगे HDFC AMC, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट जैसे स्टॉक में नजर आएगा। और मेरा मानना है कि HDFC AMC का जो ऑल टाइम हाई थे 2019 में हिट हुए थे करीब 3850 के आसपास, वो लेवल आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में क्रॉस होते हुए नजर आएगा और इवेंचुअली स्टॉक 4000 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस HDFC AMC से करंट लेवल से आपको देखने को नजर आ सकता है। जैम, और इस बीच जो चीज़ चल रही है उसको हमें स्क्रीन पर रखना ही पड़ेगा, और इट्स HDFC AMC और 3428। ओके, आई थिंक थोड़ा सा वीरू के कनेक्शन में थोड़ा इशू आया। देखिए अभी ये जो स्टॉक हल्का सा करेक्ट हो रहा है हायर लेवल से, वो ऑब्वियसली पोस्ट रिजल्ट प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन कल इसमें मेरे ख्याल से एक ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और कल फिर उसको वापस एक बार रिविजिट करेंगे। अभी के लिए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर मोमेंटम आ रहा है, AB कैपिटल एक बार वापस लेकर आइए ज़रा, और AB कैपिटल पर एक बार माइनस की कॉल रिविजिट करते हैं, क्योंकि अब ये स्टॉक करीब 4-4.5% ऊपर इस समय, और 186 का टारगेट था माइनस का, 175 का फर्स्ट स्टॉप लॉस था, का स्टॉप लॉस था माइनस। इसमें ये हमने पिछले हफ्ते भी एक बार बात की थी इसके ऊपर। थोड़े से लॉन्गर टर्म चार्ट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जब पिछले हफ्ते बात हुई थी तब स्टॉक ने अपने 100-डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था। मेरे ख्याल से 172-173 के भाव थे, और अभी 180 रुपए के भाव है। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरा तो समझना है कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और वापस हमें 198, 190, 200 तक के भाव आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे AB कैपिटल में। तो अगर आपके पास 2 मंथ का समय है तो मेरा तो समझना है कि अभी भी करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 20 डे मूविंग एवरेज 170 रुपए है। एक्चुअली देखिए तो 172 से 170 पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो 170 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 200 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए एक बार मार्केट वापस लेकर आइए और देखिए क्या कमाल है। ये निफ्टी रेड में गया था और रेड में जाते ही एकदम से फिर रिकवरी, फिर 21,650 क्रॉस करके 34 पॉइंट ऊपर अगेन। अच्छा वीरू, अब मैं ये एक यही सवाल पूछूंगा लोगों से, पिछले 5-10 मिनट में आपने क्या किया होगा निफ्टी में? ट्रस्ट में अगर आप हर मूव चेज करने की कोशिश करेंगे ना, बहुत पैसा लूज़ करेंगे। ये वो वाली मार्केट नहीं है, क्योंकि इसमें ये चलता रहेगा कुछ टाइम तक। एक बार क्लियर का डायरेक्शन आ जाए, लेकिन ये देखिए क्या ज़बरदस्त, जितनी तेज़ी से गिरा उतनी तेज़ी से स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की तरह वापस आया एकदम से। इसे देख के आजकल अप्पू घर की याद आ रही है। हमारे टाइम उसे अप्पू घर बोलते थे। हाँ, मुझे याद है। हाँ, मैं दिल्ली का ही हूँ, उसे अप्पू घर बोलते थे। हाँ हाँ। ओके, चलिए इस बीच थोड़ा सा देखिए स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं अब यहाँ पर। इस क्लोजिंग को थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर परचेज करेंगे। लेट्स ब्रिंग गुजरात गैस एक बार, और मेरे स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं, मतलब स्विंग्स जहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं। एक बार गुजरात गैस लेके आइएगा। 532 पे आके ट्रेड करता हुआ। रचना जी जरा देखेंगी 535-75, और मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, मतलब दिसंबर की सीरीज में, और अब ये 9 जून 2022 से लेकर अब तक की पूरी प्राइस ट्रेजेक्टरी को पायलट करता हुआ। आपका व्यू क्या है यहाँ पर, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? का लॉन्गर टर्म चार्ट अगर देखा जाए तो इतना बेहतर सेटअप है
कि this is at some kind of chart level where it can be added to a portfolio as well. तो यहाँ शॉर्ट टर्म प्ले तो है ही है, जो आपको इस काउंटर में फिलहाल 533 पे है, 540-45 तक लेके जाएगा इन अ डे और टू में भी। और उसके अलावा जो लोग मीडियम टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं, तो पोजीशन होल्डर है और पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन रही है। और उनके लिए एक 480 का लेवल स्टॉप लॉस के जरिए रखना चाहिए, ये लॉन्गर टर्म के हिसाब से है। तो 480 जब तक होल्ड करेगा तब तक ये 532 के आसपास का जो करंट लेवल है उसमें आगे और मोमेंटम बढ़ेगा। बहुत ही जल्दी हमें 555 और 560 के नंबर दिखेंगे एंड ओवर अ लॉन्गर टर्म हम उससे भी ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं एज पर द चार्ट्स। ओके, चलिए आप एक काम करते हैं, आप बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आज इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स आने हैं हमें पता है, लेकिन कल भी दो बड़े नंबर्स आने हैं, HCL टेक और विप्रो। इनके नंबर्स आएंगे। आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक बार इन्फी टीसीएस आ जाएगा, उसके बाद कल इनसे एक्सपेक्टेशन होगी। कल इनकी तैयारी हो रही होगी, करा देता हूं तैयारी। विप्रो पहले लेकर आता हूं, इसमें दोनों क्विकली बताता हूं। कमजोर रहेगा विप्रो के नंबर्स, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा 2.7% तिमाही दर तिमाही। इन्होंने गाइड कर रखा था -3.5 से -1.5%, तो फिर से उसी गाइडेंस बैंड के मिड पॉइंट पे डिलीवर करेगा। ये माइनस है, इसको भी माइनस करिए, 2.7% रेवेन्यू गिरेगा। और अगर ऐसा हुआ, बहुत लाइकली ऐसा ही होगा, तो ये बैक टू बैक 4th स्ट्रेट क्वार्टर होगा विप्रो के लिए जब रेवेन्यूज डिक्लाइन कर रहे होंगे। बीएफएसआई, हाईटेक, इसमें ग्रोथ अभी भी एक्सपेक्टेड ये है कि प्रेशर में शायद देखने को मिले। जहां तक मार्जिन की बात है, 90 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन गिरेंगे, और वो सिंपली इसीलिए क्योंकि जैसे इन्फी ने 1 नवंबर से वेज हाइक्स लिए थे, इन्होंने 1 दिसंबर से वेज हाइक्स लिए, तो मार्जिन इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगले तिमाही की गाइडेंस वापस वैसे ही थकी, क्योंकि बाकी कंपनी साल की गाइडेंस देती है, विप्रो अगली तिमाही की गाइडेंस देता है। Q4 के लिए फिर आएंगे तो लार्जली सब मान रहे हैं -1% से +1% की बात करेंगे। तो देखते हो, नो ग्रोथ क्वार्टर ही शायद देखने को मिले, ठंडा ही क्वार्टर अगला भी शायद देखने को मिले। क्या ट्रैक करेंगे? डिस्क्रिशनरी प्रोग्राम कैंसिलेशंस अब रिड्यूस हो रहे हैं इस एनवायरनमेंट में या नहीं? जैसे इन्फी में सीनियर लेवल एग्जिट्स हो रहे हैं, वैसे विप्रो में हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हम लोग रिपोर्ट कर दे, विप्रो की चीफ ग्रोथ ऑफिसर ने रिजाइन करा था, उससे रिलेटेड अपडेट्स और कुछ रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग आई थी इस बीच में अभी कि प्रमोटर्स ना खुश हैं मैनेजमेंट से, एमडी सीईओ से। आई एम श्योर कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह में बात उठाई जाएगी, तो उस पर पैनी नजर रहेगी। जहां तक HCL टेक्नोलॉजीज की बात है, ठंडा था इसके लिए पहली छमाही साल की, और एक्सपेक्टेड यह था कि दूसरी छमाही उतनी ही बेहतर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट स्ट्रीट मान रहा था Q3 और Q4 में 3 से 4% ग्रोथ का रन रेट देखने को मिलेगा, और दिसंबर जिस क्वार्टर की हम बात करें तो वैसे ही सीजनली स्ट्रांग होता है HCL टेक के लिए, जबकि पूरी इंडस्ट्री के लिए कमजोर होता है, इसके लिए सीजनली स्ट्रांग होता है। तो परफॉर्मेंस डॉलर आए करीब 4.25% Q-on-Q उछाल दिखाएगी। सारे लार्ज कैप कंपनीज में सबसे अच्छी ग्रोथ HCL टेक डिलीवर करेगा, और रीजंस 3 है। वेरिजॉन के कॉन्ट्रैक्ट से और रेवेन्यूज आ रहे होंगे, ASAP का एक्विजिशन करा था, उससे इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज आ रहे होंगे, और प्लस सीजनली स्ट्रांग इसीलिए कहते हैं HCL टेक को क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिजनेस के लिए सबसे अच्छी कमाई होती है, इसीलिए आप देखेंगे सबसे अच्छी ग्रोथ। मार्जिन्स 18.4% पे खड़े हुए हैं। ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड है, 18.4 फ्लैट रहेंगे से लेकर 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट होगा। क्यों डिवाइडेड है ये भी बता देता हूं। इसके प्रोडक्ट बिजनेस से मार्जिन्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन होना है, पर वेज हाइक्स का इंपैक्ट पड़ना है, और वेरिजॉन कॉन्ट्रैक्ट जो तूल पकड़ेगा वो लो मार्जिन है, तो इसीलिए कंफ्यूजन है कि दरअसल मार्जिन की प्रोफाइल बनेगी कैसे। जहां तक गाइडेंस की बात है, लगता ऐसा है कि ये अपनी 5 से 6% ओवरऑल और 4 से 5% ऑर्गेनिक ग्रोथ को रिटेन कर देंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं शायद 50-50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, पर अपन चल रहे हैं रिटेन के साथ, और फोकस होगा यहां पे भी एनुअल क्लाइंट बजट एक्सरसाइजेस का आउटकम क्या निकल कर आ रहा है। ओके, बिल्कुल। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, HCL टेक और विप्रो दोनों के दोनों एक तरीके से लीड इंडिकेटर्स होते हैं प्राइस वाइज सेक्टर के बॉटम या टॉप आउट करने के। न्यूज़ वाइज HCL टेक और प्राइस वाइज विप्रो,
तो खैर इन दोनों पर भी नज़र रहेगी। आशीष चतुर्मोता, आपका व्यू इन दोनों स्टॉक्स पर, विप्रो और HCL टेक पर? तो अनुज, इसमें हम HCL टेक पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि टॉप पिक हमारी पूरे जो लार्ज कैप आईटी के अंदर में वो HCL टेक है और हमें काफी पसंद ये स्टॉक आ रहा है। इनफैक्ट इस पे हमने पहले भी 1700 रुपए के लक्ष्य की बात की थी कि अगर से लार्ज कैप में हमें कहीं जाना होगा तो HCL टेक के जाएंगे, और अगर से इस पूरे लार्ज कैप को इसके अलावा प्ले करना हो तो हम IT20 के साथ बने रहेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो बड़ी ग्रोथ आ रही है वो आ रही है आपकी मिड कैप Tier 2 जो प्लेयर्स हैं IT कंपनीज के, वहां पर। तो चाहे आप परसिस्टेंट की बात करिए, साइंट लिमिटेड की बात करें, KPIT टेक्नोलॉजीज जैसी की ER&D स्पेस की कंपनी की बात करें, वहां एक्चुअली जो ग्रोथ आ रही है वो बहुत ही स्ट्रांग आ रही है, और हमें लगता है कि अभी भी जो परफॉर्मेंस है IT कंपनीज में वहां पर पे बड़ा देखने को नजर आएगा। लार्ज कैप IT मुझे लगता है कि जैसे आप अभी TCS की बात करें, इन्फोसिस की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो अभी भी मिसिंग है, और मुझे लगता है कि सीजनली वीक क्वार्टर होने के बाद कारण ये क्वार्टर भी ऐसा ही थोड़ा सा साइडवेज जाएगा। तो इस पूरे स्पेस में मुझे लगता है अगर से कोई बेहतरीन पिक लगती है लार्ज कैप में तो HCL टेक है, जिसपे हम ओवरवेट पोजीशन को रिकमेंड करेंगे। जी हाँ, और देखिए मैं इस पे इस सेक्टर पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से या फिर जैसे कहते हैं ना, मीन प्री अर्निंग ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे हम फोकस नहीं करेंगे। लेट्स बी क्लियर फर्स्ट, थोड़ा अर्निंग्स को देख लेते हैं, क्लियर एक मैंडेट बन जाए, भले ही कुछ थोड़ा महंगा हो, एक्सपेंसिव हो, लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन को थोड़ा सा अप्रोच करेंगे हम। बहरहाल अगर कुछ क्लियर चार्ट्स पे मैं फोकस करूँ यहाँ पर अभी, तो उस क्रम में जो 2 बजे मैं कुछ स्टॉक्स रख रहा था आपके स्क्रीन पर, उसमें से जरा टाटा पावर को लेके आइएगा। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे आएगा और इस वक्त डे हाई पर है, और क्योंकि ये आशीष चतुर्मोता जी की कॉल भी थी, आशीष जी आपने बहुत फोकस किया NTPC पे, टाटा पावर पे, पूनावाला फिनकॉर्प पे। टाटा पावर 357, और ये मेरे ख्याल से मात्र 1.5 महीने में 260 से 360 हो गया। आपका व्यू इस प्राइस पे आशीष? फिर एक टेक्निकल अप्रोच पे बात करूंगा। मेरे हिसाब से अभी भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहना चाहिए वीरेंद्र, क्योंकि देखिए स्टॉक एक तो पहली बात कंसोलिडेशन फेज से आप देखेंगे तो करीब करीब 1.5 साल का कंसोलिडेशन मई 2022 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 301 का, जिसको ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद इसने इवेंचुअली क्रॉस किया, कंसोलिडेट किया और अब उसके ऊपर टिक रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो रैली है कम से कम 400 रुपए तक एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। अब जो नया ब्रेकआउट हुआ है वो 340-42 पे हुआ है, तो आपका जो बेस है वो शिफ्ट हो चुका है, और 400 से 420 की ट्रेजेक्ट्री मैं समझता हूं टाटा पावर में देखने को मिलेगी। रिन्यूएबल थीम, आपकी थर्मल और साथ में चार्जिंग स्टेशन, ये 3 चीजों पे जिस तरह से बड़े लेवल पे टाटा पावर प्ले कर रहा है, मुझे लगता है एक बड़ा रीरेटिंग का कैंडिडेट और कारण इस कारण से कंपनी के अंदर में देखने को नजर आएगा। ओके, आई थिंक मानस सुबह आपने भी शायद इस पर एक ऑप्शन ट्रेड दिया था, अगर मेरी मेमोरी सही है तो, टाटा पावर पर। सस्ता ऑप्शन में अनुज जी ये कॉल गया था टाटा पावर का 355 वाला कॉल ऑप्शन। 10 रुपए रिकमेंड किया था, 12 रुपए का भाव चल रहा है, टारगेट 15 रुपए के थे, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। ओके, वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है इस पर 355 की कॉल के टाटा पावर की, और अच्छा मोमेंटम है इनफैक्ट यहाँ पर। इसका एक 52 वीक हाई लो की प्लेट एक बार फायर करेंगे ज़रा, मेरे ख्याल से आज इसका फ्रेश लाइफ टाइम हाई भी है स्टॉक का। और क्या री रेटिंग आ रही है स्टॉक में, ज़बरदस्त री रेटिंग है पिछले कई समय से, बिल्कुल फ्रेश हाई है। 5 जनवरी को इसने हाई लगाया था, आज उसको क्रॉस किया है 349 को, मतलब ब्लू स्काई टेरिटरी यहाँ पर टाटा पावर में। और देखिए क्या हो रहा है मार्केट में इस समय पावर स्टॉक्स में, इसको समझने की ज़रूरत है सबको। इंडिया जैसी कंट्री में हमें पावर चाहिए, फॉरगेट अबाउट कौन सी पावर चाहिए, और ऐसी कंपनियां जिनके पास रिन्यूएबल्स भी हो और ट्रेडिशनल पावर भी हो, वो सबसे अच्छे स्वीट स्पॉट में। इसके लिए 2 स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा चले हैं वो है टाटा पावर और NTPC, बड़े स्टॉक्स में, ठीक है ना। वैसे तो खैर छोटे मोटे स्टॉक्स इधर उधर चलते रहते हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं उनमें जाऊँगा, लेकिन बड़े स्टॉक्स में टाटा पावर और ये NTPC, कुछ हद तक JSW एनर्जी भी, JSW एनर्जी भी एक्चुअली काफ़ी चला है JSW एनर्जी, उसका भी चार्ट लेकर आते हैं। ये देखिए JSW एनर्जी। आशीष, आप मतलब कोई और अनयूजुअल नेम जो आपने पिक किया हो पावर स्पेस में, इन मतलब तो यूजुअल नेम्स के अलावा?
जी, तो देखिए हम तो एसेट हमको डाइवर्सिफाई भी करना पड़ता है और हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम एक एलोकेशन को कितना रखें। बट डेफिनेटली हमने इसमें काफ़ी अच्छे स्टॉक्स जो पिक किए, तो पहले एक एनटीपीसी था, उसके बाद हमने एसजेवीएन की बहुत बार चर्चा की आपके शो पे, जिसको हमने पोर्टफोलियो में जगह दी थी। 2 गीगावाट की जो कैपेसिटी है और ख़ास तौर पे अब वो 12 गीगावाट और 24 गीगावाट, ये 2 बड़े टारगेट कंपनी ने अपने इंडिकेट किए आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर में करेंगे। और ये सिर्फ आपको हाइड्रो से नहीं आएगा, अब यहाँ पर पे सोलार, विंड सभी के अंदर में ये कंपनी काम कर रही है। और आप देखेंगे कई जो बिड्स आ रही है उसमें एसजेवीएन का नाम आपको सुनने में आ रहा है। तो एसजेवीएन काफी एग्रेसिवली इसके अंदर काम कर रही है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की कैश बैलेंस शीट के अंदर में मेंटेन रखने की कोशिश इतने बड़े कैपेसिटी के बाद भी करने की बात एसजेवीएन ने की, तो ये हमें काफी पसंद था। और हमने एक अपॉर्चुनिस्टिक तौर पर आपके चैनल पे भी कई बार रिकमेंड किया था, आइनॉक्स विंड करके जो शेयर था, जो विंड एनर्जी के अंदर में प्ले था। हालांकि अब क्योंकि स्टॉक में ऑलमोस्ट 100% का अप्रिसिएशन आया, तो अब तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हमें नहीं नजर आता। बट ये जो स्टॉक थे एनटीपीसी, एसजेवीएन, इसके थ्रू इसको प्ले कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है जो टाटा पावर का जो थीम है वो बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि आपको थर्मल, रिन्यूएबल और साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशंस का भी थीम मिलेगा, जो कि ईवी गाड़ी के चार्जिंग के लिए लगेगा। तो मुझे लगता है कि टाटा पावर एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड प्ले होगा, जिसके अंदर एक अच्छी अपसाइड हमें देखने को नजर आ सकती है। साथ ही साथ हमने 2 स्टॉक की और चर्चा की थी स्मॉल कैप नेम्स के अंदर, वो था एनएलसी इंडिया और पीटीसी इंडिया, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो एनएलसी इंडिया के अंदर में भी वही बात थी कि ऑलमोस्ट कैपेसिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ने की बात हो रही थी। और अब ये भी सिर्फ लिग्नाइट बेस्ड पे नहीं काम कर रहे हैं, ये अब थर्मल के अंदर भी जा रहे हैं, विंड, सोलार और गैस बेस्ड, इन सभी के अंदर में एनएलसी इंडिया काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है बाय 2026। तो इसके चलते इसके अंदर एक अच्छी री रेटिंग बनेगी और स्टॉक कहीं ना कहीं 270-280 के लेवल्स मुझे लगता है दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई पावर सेक्टर पर। 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको, फिर ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। एक्चुअली सस्ता ऑप्शन सबसे पहले लेंगे शिल्पा राउत से, रचना वैद्य से आज लेंगे एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए आज जतिन गेडिया इनफैक्ट जुड़ गए हैं, जतिन, उनसे भी एक ट्रेड लेंगे। और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता। तो शिल्पा जी बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका। जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा अभी आईजीएल में। पूरा गैस सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे आईजीएल अभी बहुत अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे लगता है मुझे 440 से 445 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी आते हुए मिलेंगे। तो आईजीएल का 430 का कॉल ऑप्शन जो 9.5 रुपये में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 14 रुपये 50 पैसे का रहेगा, देन 17 एंड देन 19, 3 टारगेट्स हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 6। ओके, तो आईजीएल का जनवरी का 430 कॉल आपको लेना है। ये हो गई शिल्पा जी की ट्रेड। रचना जी, आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार के लिए। जी, मेरी तरफ से जो एफएनओ सुपरस्टार रहेगा वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में रहेगा। एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स अच्छा खासा अटेम्प्ट कर रहे हैं ऊपर जाने का आज के टाइम में। और यहाँ पे मेरे हिसाब से मोमेंटम और पिकअप करना चाहिए आगे जाते हुए। जब तक ये काउंटर 570 के ऊपर रहेगा, तो ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी ये हमें नंबर्स दिखाएगा 580 के और 585 के। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 573.90 पे आपका बाय कॉल है। रचना जी का एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार जतिन जी के सौजन्य से आएगा। जतिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमको लगता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो पिछले 4 से 5 हफ्तों के बीच कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन 6250 और 6600। तो हमें लगता है ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं। तो हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे बाय देना चाहेंगे। ऊपर में हमारे टारगेट रहेंगे 6800 और 6900, और नीचे हम स्टॉप लॉस 6350 का लगा के डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बाय करके चलना चाहिए। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपका बाय ट्रेड है। ये भी हमने 2 बजे की कमेंट्री में पेश किया था कि नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए आशीष जी के पास। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो मैं होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ लेमन ट्री के बारे में बात करेंगे, और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने इसको जगह दी है। हमारा मानना है कि ये जो कंपनी है ये काफ़ी सभी सेगमेंट के अंदर में काम कर रही है, बट इनके अंदर में
अपस्केल सेगमेंट के अंदर में ओरेका करके इनका ब्रांड है, वो चलता है। और हमारा ये मानना है कि कंपनी ने बहुत ही सस्टेनेबल मार्जिन इंप्रूवमेंट किया है। ऑलमोस्ट 700 से 800 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाया है बाय डूइंग कॉस्ट रेशनलाइजेशन और अपने ऑपरेशंस को काफी अच्छी तरह से स्मूदन किया है। अभी इनकी जो ओरेका स्काई सिटी करके एक जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि T2 टर्मिनल के आसपास आ रहा है, वहां पर पे करीब 669 रूम्स की कैपेसिटी इसके अंदर आ रही है। और इसके अंदर हमारा मानना है कि एवरेज रूम रेट जो है वो करीब 12,000 के आसपास आएगा। और ऑलमोस्ट 62% की करीब इसके अंदर में ऑपरेशनल ऑक्यूपेंसी आएगी, जिसके चलते हमारा मानना है कि ये प्रोजेक्ट ही करीब 55% का एबिटा मार्जिन इस प्रॉपर्टी के थ्रू आएगा। और एक और चीज हमारा मानना है कि ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से कंसोलिडेटेड एबिटा में 17% का कंट्रीब्यूशन आएगा। और तो हमारा मानना है कि जिस तरह से ट्रैवल टूरिज्म के अंदर में एक जबरदस्त ग्रोथ आई है, आप जानते हैं जिस तरह से अभी अयोध्या के अंदर में भी एक जबरदस्त टूरिज्म का फोकस आ रहा है, तो ये इंडिया के अंदर में एक नया ट्रेंड, एक नया चेंज आ रहा है, जिसको हमने बहुत समय पहले जब कोविड की बात होती थी तब तो हम इसको रिवेंज ट्रैवल के नाम से जानते थे, पर अभी ये कहीं ना कहीं हमारे हैबिट में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी रहेगी। टेक्निकली एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद लेमन ट्री निकला है, 128 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करता है तो मैं मानता हूं 170 180 की ट्रैजेक्टरी लेमन ट्री होटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, लेमन ट्री होटल्स। तो चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले शिल्पा जी ने IGL का 430 का कॉल ऑप्शन लिया आपके लिए, 6 रुपये के स्टॉप और 14.5, 17 और 19 के टारगेट यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद रचना जी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस 570 के स्टॉप, 580, 585 के टारगेट्स। जतिन की पिक है डिक्सन टेक 6350 के स्टॉप लॉस, 6800 और 6900 के टारगेट्स यहाँ पर। और आशीष चतुर्मोदा ने पिक किया अभी लेमन ट्री होटल्स, यहाँ पर एक बाय कॉल इनिशिएट हुई है आपके लिए लेमन ट्री होटल्स पर। मार्केट ठीक ठाक है अभी भी, 21,651 के आसपास कंसोलिडेट करती हुई निफ्टी। और शिल्पा जी ने बात की थी IGL की, लेकिन एक और स्टॉक जो उसी स्पेस से एकदम तूफानी तेज़ी में है वो है गुजरात गैस। एक बार लेकर आइए स्टॉक, अब 4% ऊपर गुजरात गैस का स्टॉक, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम। महानगर गैस थोड़ा पीछे है, लेकिन मोमेंटम तो खैर है इस समय इस पूरी की पूरी स्पेस में। उसके अलावा और कहाँ पर मोमेंटम है एक बार ज़रा देख लेते हैं स्टॉक्स में। चंबल फर्टिलाइज़र्स, यहाँ पर फिर एक मूव आया, चंबल फर्टिलाइज़र्स अच्छे खासे मूव्स के साथ। इंडेक्स में एक्सिस बैंक फिर से बैंक निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ। इनफैक्ट एक्सिस बैंक पर जानते हैं अब अगले टारगेट्स क्या होंगे यहाँ पर। राजेश जी, एक्सिस बैंक क्या भी होगा यहाँ पर अब? सॉरी मानस आप बताइए, एक्सिस बैंक पर क्या भी होगा? देखिए, एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यू थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में करेक्शन तो देखने को मिला, लेकिन इस करेक्शन में 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। केवल एक लेवल का इंतजार करना है, 1130 का स्तर ब्रीच हो जाए तो 1130 के ऊपर एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। 1114 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इस उम्मीद में कि जो पिछला हाई है उसको ब्रेक करके 1160 1170 की रेंज में एक्सिस बैंक उसके बाद जा सकता है। तो खरीदारी 1130 के ऊपर करेंगे 1114 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा अब आप लेकर आइए एक बार HDFC AMC। और मैं अब बता रहा हूँ आपको कि क्यों जब भी नंबर्स अच्छे आएँ उसके बाद आप एकदम से जो इमीडिएट रिएक्शन है ना उससे ज़्यादा मायूस ना हो, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग वगैरह होती है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई, लेकिन अब देखिए उसके बाद इस स्टॉक ने अब रफ्तार पकड़ी है और अब ये 3500 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। बीरो जो बात कर रहे थे कि थोड़ा सा इसमें आपको टाइम देना होगा, लेकिन मतलब नंबर्स मुझे काफ़ी शानदार लग रहे थे और चलना चाहिए स्टॉक मेरे ख्याल से। अनुज, एक बात है अनुज, है ना, हाँ, कि बाजार मतलब मेरे ख्याल से हार्डली दूसरा तीसरा नतीजा है ये। हाँ, अभी बड़े नतीजे तो आए भी नहीं, बट अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, पहला मैसेज तो ये है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जबकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है उसके बावजूद हाँ, वही चीज़ आप यकीन मानिए, आपने ये स्क्रीन पे रखा, मैं इसको ही देख रहा था, मतलब मेरे टिकर पे यही आ रहा था, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, अच्छा मूव देता हुआ HDFC AMC। गुजरात गैस अच्छा करता हुआ, ये हमने पिक किया। IGL हमने पिक किया, MGL अभी अनुज मार्क कर चुके हैं। और क्या मार्क करने लायक है, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे आज के बिग मार्केट वॉइस की तरफ भी। एक बार आप रखिएगा यहाँ पर एक स्टॉक और, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक।
87 पे ट्रेड करता हुआ, एक ये हो गया। उसके बाद आप रखिए RBL 296.85 पे। RBL एक बहुत ही क्लीन स्विंग देता हुआ, बहुत ही क्लीन स्विंग देता हुआ। और ये जो प्राइस है ना RBL का, 26 फरवरी 2020 के बाद, मतलब वो जो कोविड क्रैश था जिस दिन शुरू हुआ था, उस दिन के बाद का प्राइस ये रीगेन कर गया। ये बड़ा आई थिंक टर्न आउट है। रचना जी, आपका व्यू RBL बैंक पे क्या है, और ये 297 का क्लोज इसके लिए कौन सी ट्रेजेक्ट्री खोल देगा हायर साइड पे? देखिए RBL बैंक एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस हिसाब से चल रहा है, एक इंट्राडे लेवल पे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और अगर आप उसको डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो डेली चार्ट में करीब करीब 15 दिसंबर के आसपास से लेके आज तक का जो हाई बनता है उसको लेके अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो वो अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इंट्राडे चार्ट पे डाउन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। तो दोनों चीजें यहाँ पे हमें फर्दर कंटिन्यूटी के सिग्नल्स दिखाती है। फिलहाल हम 296.7 के आसपास है, बहुत ही जल्दी हम यहाँ से 302 का नंबर देखने चाहिए फ्यूचर्स पे। ओके, 302 की एक्सपेक्टेशन आपको है। मीनवाइल कम से कम HDFC AMC ने अच्छी अर्निंग्स के साथ श्री गणेश ठीक ठाक किया है। अब एक काम करते हैं, दूसरी HDFC की बात करते हैं। ये है HDFC लाइफ। नंबर्स कैसे रहेंगे, एक्सपेक्टेशन क्या है? सुमित के पास चलते हैं। सुमित, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए HDFC लाइफ के साथ ही कल इंश्योरेंस कंपनियों के जो नंबर्स हैं उनका आगाज़ भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक एक करके तमाम नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस प्रीमियम इनकम करीब 16,660 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि 14,580 करोड़ से YOY बेसिस पढ़ने का अनुमान लगाकर बाजार चल रहा है। इसके अलावा मुनाफे फ्रंट पर 350 करोड़ 320 करोड़ रुपए के सामने मुनाफे का नंबर आएगा। YOY बेसिस पे भी एक नंबर है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB करीब 950 करोड़, जो कि 850 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और न्यू बिजनेस का जो आय है इनकी वो करीब 3440 करोड़, जो कि 3260 करोड़ रुपए के सामने होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन VNB मार्जिन, यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 27.5%, 26.5% से बढ़कर आएंगे। YOY बेसिस पर तो ये नंबर अच्छे हैं ही, Q-on-Q बेसिस पर भी ये करीब 26.8% से बढ़ के 27.5% के आसपास मार्जिन आएंगे। तो Q-on-Q और YOY दोनों बेसिस पर नंबर स्ट्रीट अच्छे मान के चल रहा है। एक स्टेडी ग्रोथ होगी एन्युटी और नॉन पार सेगमेंट और साथ साथ रिटेल प्रोटेक्शन सेगमेंट की तरफ से अच्छी नंबर्स आएंगे, जो कि ओवरऑल कंपनी के न्यू बिजनेस प्रीमियम नंबर्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन Q-on-Q बेसिस पर और YOY बेसिस पर, दोनों बेसिस पर एक्सपैंड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। परसिस्टेंसी रेशियो इंप्रूव होगा, लेकिन जो ग्रोथ रेशियोज हैं या ग्रोथ आउटलुक है सेकेंड हाफ को लेकर, मतलब लास्ट जो क्वार्टर होगा उसको लेकर कंपनी की तमाम डिटेल जो है उसके ऊपर नजर रखनी होगी, क्योंकि वैसे भी लास्ट बजट की डिटेल के बाद 2 क्वार्टर अच्छे आने थे, तो ये क्वार्टर भी बेटर आ सकता है। अगले क्वार्टर से कैसी सिचुएशन बनती है उसके ऊपर जरूर आप क्रूशियली नजर रखेंगे। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन पार्ट वैसे भी स्टॉक का थोड़ा महंगा साइड पर रहता है। अदरवाइज आप इस पर मार्केट शेयर और ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। ओके सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनवेल में हल्का सा अगर सिर्फ एक प्राइस वाइज कंपैरिजन करूं, आई मीन HDFC लाइफ वर्सेस SBI लाइफ, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पर रखेंगे। SBI लाइफ की प्राइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और HDFC लाइफ बहुत एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन कंफ्यूज कर देने वाले में फेज में है। बहुत संक्षेप में अभी इसको अवॉइड ही करना चाहिए शिल्पा जी, किसी भी आई थिंक प्रकार का प्रीएम्प्ट इसमें थोड़ा दुविधापूर्ण ही रहेगा आपके मुताबिक? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे जो 650 वाला इसका जो लेवल है ना, वेरी प्रिसाइजली ये 650 पे बार बार आपको आके यहाँ पे वो निराश करता है। देन इट गोज डाउन टू 620 630, कभी कभी 650 के ऊपर जस्ट एक फॉल्स ब्रेकआउट आता है। देन वी अटेम्प्ट दैट इट विल गो टू 700, लेकिन होता नहीं है। तो जब तक ये डिसाइसिवली मुझे लगता है कि 650 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, तब तक वी शुड अवॉइड। और अभी के लिए इसका कोई भी, अगर आप ऑप्शन चेन भी समझेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कहीं अग्रेसिव मूवमेंट आते हुए नहीं दिख रहा है, तो बेटर टू अवॉइड। ओके, बेटर टू अवॉइड। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के पिक्चर समझते हैं और अर्निंग्स ग्रोथ कैसी रहेगी, कौन से सेक्टर्स में आप पॉजिटिव व्यू रखना चाहेंगे, इन सब पर बात करते हैं। कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय से बात करते हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून और आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए कैसा रहेगा ये साल और ये अर्निंग सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? Good afternoon, Anuj. Happy New Year to you and your viewers as well.
अनुज, अगर आप इस तिमाही का नतीजे देखेंगे तो शायद ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे रहेगा, क्योंकि जो फेवरेबल बेस था फर्स्ट हाफ का वो नहीं रहेगा इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट हाफ में निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ था वो करीब करीब 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था। वो शायद इस बार 10 और 12% के रेंज में होना चाहिए। तो अब मार्केट फुल्ली वैल्यूड है आपके हिसाब से, फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कैसे देखेंगे इस मार्केट को? अगर लार्ज कैप सेगमेंट को देखते हैं तो वो शायद फेयर वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं लगता है। लेकिन ज़रूर अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स को देखते हैं तो वो महंगे वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तरफ से रिलेटिव जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो ज़्यादातर लार्ज कैप सेगमेंट पे है। अच्छा हर्षद जी, अब जब अर्निंग सीजन की बात शुरू हुई है, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आईटी की। यही शुरू करेगा आईटी के नतीजे, कल बाजार का मूड तय करेंगे। डिलेमा बहुत सारा है। एक तो आईटी चल भी चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप कंपैरिजन करें और बाकी सेक्टरल इंडस्ट्रीज से, चाहे वो ऑयल गैस हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो बैंक्स हो, एक बहुत अच्छा डिफरेंशियल मेंटेन करता है। लार्ज कैप आईटी नहीं चला, मिड कैप आईटी ऑल टाइम हाई पे है। आप किस तरीके से प्लेस करके बैठे हैं अपने आप को आईटी में, और अगर इस बार कोई अर्निंग्स में और साथ ही साथ जो आउटलुक है उसमें कोई सब्सटेंशियल कट नहीं रहे तो बाजार का लाइकली रिएक्शन कैसा रहेगा, स्पेशली ऑन लार्ज कैप आईटी? देखिए, हमारे पोजीशनिंग अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी दोनों अपने पोर्टफोलियोज में है, लेकिन एक तरफ से स्लाइड अंडरवेट टू न्यूट्रल पोजीशनिंग माना जा सकता है। तो ओवरवेट तो जरूर नहीं दिखाई देगा। हमारा यही कंसर्न है कि अभी भी ग्रोथ मोमेंटम वापस नहीं आया है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज को देखते हैं तो जरूर ये हुआ है कि फेड का कमेंट्री देख के लोगों को लगा कि 2024 में इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, और उसके चलते हुए लोगों को लगा कि वैल्यूएशन जो हाई ग्रोथ कंपनीज को देना चाहिए उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। तो वो एक बार का री-रेटिंग जो आपने देखा है लास्ट करीब कुछ हफ्तों से, वहाँ पे वो नजर आया है। लेकिन ग्रोथ को अगर देखते हैं तो कोई खास पॉजिटिव टर्न अराउंड नहीं हुआ है, और हमारा मानना ये है कि इस क्वार्टर के नतीजे से भी कुछ खास पॉजिटिव मोमेंटम शायद नहीं बिल्ड होगा। और अगर आप वैल्यूएशन को देखते हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप जो आईटी है वो जैसे पूरे मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में महंगा वैल्यूएशंस है, उसी तरह से यहाँ पे भी महंगे वैल्यूएशंस है। तो एक तरफ से लार्ज कैप आईटी फिर भी एक डिफेंसिव हो सकता है पोर्टफोलियो में, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में अगर नतीजे ठीक नहीं आएंगे तो शायद ये वैल्यूएशंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। चलिए, तो ये आईटी पे आपने इनफैक्ट थोड़ा सा बाइसेक्ट करके थोड़ा सा सेगमेंटल अपना एक व्यू दिया यहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे स्पेस पे जहाँ पे हमने बाजार को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए देखा सर। मैं एक एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑटो, आप देखिए एम&एम को क्या प्रीमियम दे रहा है बाजार। आप टाटा मोटर्स को देखिए, साल मतलब कैलेंडर वर्ष 2023 में दोगुना हो गया है स्टॉक का। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी अशोक लेन ने भी काफ़ी अच्छा खासा किया, और टू व्हीलर के तो खैर बात ही भूल जाइए। अब बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, थोड़ा दिसंबर की सेल्स खराब थी, बट वो आई थिंक एक ईयर एंडर फैक्टर था। ऑटो को अब कैसे देख रहे हैं सर आप? यहाँ पर आपका मत क्या है? मतलब इन प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर अभी और अच्छा दौर बाकी है इसमें? देखिए, अगर आप मीडियम टर्म आउटलुक देखते हैं तो ऑटो कंपनीज के सभी सेगमेंट्स, शायद ट्रैक्टर्स को छोड़ के बाकी सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ एक तरफ से स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। और ये सभी सेगमेंट्स में अगर आप देखते हैं, कोविड से लेके करीब करीब 2023 तक कुछ स्ट्रेंथ नहीं था डिमांड फैक्टर्स पे, और मार्जिन्स भी एक तरफ से नरम थे क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए थे, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, तो उसको लेते हुए जो कॉस्ट थे एक्सेट्रा। आज के दिन में मार्जिन्स भी काफी ठीक ठाक हो गए हैं, और उम्मीद भी है कि जैसे कमोडिटी प्राइसेस नरम है तो वो कंटिन्यू होना चाहिए, और डिमांड फैक्टर्स जो हैं वो काफी अच्छे तरह से स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो ये सब चलते हुए काफी सारे सब सेगमेंट्स में, टू व्हीलर हो या पैसेंजर कार्स हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, ये सभी क्षेत्रों में एक तरफ से डिमांड के जो इंडिकेशंस हैं वहाँ पे काफी कंफर्ट
एफर्ट है। और अर्निंग्स ग्रोथ को भी अगर आप देखते हैं तो 2024 में जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में आपने देखा ही होगा, अभी तक का जो नतीजे आए हैं सब में ऑटो सेक्टर एक तरफ से लीडरशिप पोजीशन में है अर्निंग्स ग्रोथ में, और वही एक ट्रेंड 2025 में भी, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी कंटिन्यू होना चाहिए, ये हम मानते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो उनके लिए अभी भी यही वैल्यूएशंस पे भी इन्वेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म की नज़र से देख रहे हैं तो हो सकता है कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग अपमूव आए हैं इस सेक्टर में, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। ओके, बिल्कुल। अच्छा हर्षा जी, ये आई मीन अगर आप चाहें तो जवाब ना देना चाहें तो ना दें, पॉलीकैब है क्या आपके पोर्टफोलियो स्कीम्स में, और कैसे रिएक्ट किया आपने इस न्यूज़ फ्लो को? मैं जो फैक्ट है वो बता सकता हूँ, हमारे कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड में पॉलीकैब का पोजीशन नहीं है। ओके। और बाकी जो सिंगल स्टॉक है इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी नहीं देना चाहता। बिल्कुल, बस यही सुना था। लेकिन इस स्पेस में कोई एक्सपोजर है क्या आपका, या फिर आपको लगता है कि ये स्पेस पूरी की पूरी केबल वायर्स और ये जो स्पेस है इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एटसेट्रा, इसमें स्पेस है क्या अभी बाय करने का? देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक बहुत बड़ी सेक्टर है, वहाँ पे काफी सारे सब सेगमेंट्स हैं और हर एक के ग्रोथ ड्राइवर्स अलग हो सकते हैं, वैल्यूएशन तो जरूर अलग है। उस हिसाब से पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पे हमारा नेगेटिव व्यू नहीं है या पोजीशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन जरूर केबल एंड वायर सेगमेंट में हमारा कोई पोजीशन। रियल एस्टेट पर अब क्या व्यू बन रहा है हर्षा, बिकॉज यहाँ बहुत बड़ी रैली आई है? बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है यहाँ पे भी, लेकिन जरूर शॉर्ट टर्म में एक तरफ से बहुत ज्यादा शार्प परफॉर्मेंस हुआ इस सेक्टर में कंपेयर टू इंडेक्स, कंपेयर टू बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके हिसाब से भी। तो उस हिसाब से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक कॉशियसनेस होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं इस सेक्टर में, जो एक तरफ से 10-15 साल से जो इन्वेंट्री पाइलअप हुआ था रियल एस्टेट सेक्टर में, और प्राइजेस काफी सारे मार्केट्स में अपने कंट्री में काफी सारे मार्केट्स में एक तरफ से नरम थे प्राइजेस, वो दोनों चीज चेंज हुए हैं, तो इन्वेंट्री लेवल्स नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्राइजेस फर्म है। तो अभी अगर आप कुछ सालों की बात करते हैं, 2-3 साल का, जब तक कोई नया बड़ा सप्लाई नहीं आएगा बहुत सारे मार्केट्स में, तो हमें लगता है कि ये जो प्राइसिंग स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और उसी समय पे अगर आप देखते हैं तो एक तरफ से अफोर्डेबिलिटी भी अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। तो हमें लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड हुआ है इस सेक्टर में, डिमांड सप्लाई सिचुएशन में, वो कंटिन्यू होना चाहिए। शायद 3-5 साल में इन्वेंट्री बढ़ जाए और सप्लाई आ जाए और बढ़ते हुए प्राइसेस के हिसाब से थोड़ा बहुत डिमांड फैक्टर्स नीचे दिखाई दे, लेकिन अभी से लेके 2-3 साल तक कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा। जरूर वैल्यूएशन महंगे हुए हैं, तो उस हिसाब से हर एक को थोड़ा कॉशन तो रखना चाहिए, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव एक व्यू होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि हमें कहाँ रिस्क लेना चाहिए। मैं केमिकल्स की बात कर रहा हूँ सर, और क्योंकि प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हुए हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी कूल ऑफ हो गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके की प्राइसिंग पावर अभी कंपनियों के पास नहीं है। शायद 1-2 क्वार्टर्स आपको अर्निंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र ना आए। क्या इन सब चीज़ों के मद्देनज़र भी क्या केमिकल्स को छूना चाहिए इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आपका व्यू सही है कि अभी 2-3 क्वार्टर्स शायद टाइम लगेगा इसमें। यहाँ पे एक तरफ से अर्निंग स्ट्रेंथ अगर देखना है, जो पहले दिखाई देता था उस हिसाब से देखना है, लेकिन ये सब फैक्टर्स मार्केट में जरूर काफी सारे इन्वेस्टर्स को पता है, यानी कि एक तरफ से डिस्काउंटेड है। हमने ये भी देखा है कि इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत जो डीस्टॉकिंग हो रहा था कुछ सेगमेंट में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन दिखाई दिया है, कुछ प्राइसेस थोड़ा बहुत स्टेबल हुए हैं। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो जैसे आपने बताया अगले कुछ 2-3 क्वार्टर्स में बेटर डिमांड और बेटर प्राइसिंग भी मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि इस समय पे यहाँ से
नेगेटिव व्यू बनाना चाहिए या बेचना चाहिए। हाँ, अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो शायद और थोड़ा विजिबिलिटी के लिए आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर होल्ड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे बेचना नहीं चाहिए। ओके, चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओके, चलिए 2-3 स्टॉक्स रिविजिट करते हैं। एक बार पहले जरा मन्नापुरम लेकर आइए। मन्नापुरम आज अच्छे मोमेंटम में, सुबह सुबह इसको स्पॉट किया था हमने। 177 की बात हुई थी कि 177 अगर क्रॉस हुआ तो एक बड़ी रैली आएगी, और आज का हाई देखिए 176.75, वो 177 पर बड़ी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। और एक और स्टॉक लेकर आइए आप, हीरो मोटोकॉर्प, बिकॉज एक बड़ी रैली के बाद पिछले 2-3 घंटे का कंसोलिडेशन, और अब शायद एक फाइनल होम रन की तैयारी एक आखिरी दिन के लिए। और दूसरी तरफ आप लेकर आइए एक बार जी एंटरटेनमेंट का शेयर। बैन में है ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा, लेकिन जी एंटरटेनमेंट इस समय डे के लोवेस्ट पॉइंट पर करीब 3.5% नीचे इस समय काम करता हुआ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय सेलिंग आ रही है। गाबा सर, जी एंटरटेनमेंट बिल्कुल 12 जो चार्ट है उसके साथ एक वीकनेस है, काफी अपेरेंट है। 252 के आसपास ट्रेड कर रहा है जी एंटरटेनमेंट, शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप होगा 260 263, ये जोन है। लोअर लेवल करीब 250 टू 245, ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। वीकनेस काफी हद तक अपेरेंट है, बेचना चाहिए जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट आपका एक्सेल व्यू है यहाँ पर। और कुछ काउंटर्स जो कि आज थोड़ा सा दुविधापूर्ण हैं, याद रखिएगा जी एंटरटेनमेंट एक डेरिवेटिव बैन में है, उस हिसाब से प्लीज़ रिएक्ट कीजिएगा। प्राइस व्यू आपने सुन लिया है। आज जरा आप लेके आइए HCL को, और ये जो प्राइस लगभग 20 दिन में हुआ, ये सिवियर प्राइस डैमेज है। आई मीन इसने बहुत जल्दी अपनी 200 EMA की ट्रेजेक्टरी को छू लिया है। मानस, अब देखिए ना कितने सेशन, मेरे ख्याल से हार्डली 1 जनवरी को इसका भाव था 26.92, एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा था, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जंप भी कर सकता था। बट मेरा लॉजिक दूसरा है। आई थिंक हमेशा HCL जो है वो 200 EMA -50-70 रुपीज़ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, नॉट एग्जैक्टली फॉर ए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर ए स्विंग ट्रेड अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। आपकी रीडिंग क्या कहती है इस पर? 1.5 साल से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 2725 2750 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 2450 2460 के आसपास सपोर्ट है। इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा कॉल लेना सही नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आज 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, तो जो लोज हैं, जो मैंने रेंज बताई लोअर साइड पे, तो वो शायद 2460 2450 के लेवल से एक बार वापस एक्चुअल टेस्ट कर सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी शुरू करते हैं। डीलिंग रूम चेक, BTST कॉल्स और कल की स्ट्रैटेजी, ये इसी सीक्वेंस से। तो शुरुआत यतिन के साथ, डीलिंग रूम चेक के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अनुज, आज ओपनिंग कमेंट्स में हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की थी, और आज अगर हम डीलिंग रूम्स की बात करें तो क्लियरली ये एक स्टॉक है जो उनको लगता है कि यहाँ एक पोजीशन बनानी चाहिए, और उनको लगता है कि स्टॉक में 2800 से लेकर 2850 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज बहुत दिनों बाद 8-10% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है जैन सीरीज़ में, और FIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो डीलर्स को लगता है कि यहाँ से भी मोमेंटम बन सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के CNBC आवास का जो प्रभुत्व और प्रबंधन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो यहाँ कोई भी पोजीशन लें तो पहले एक दफ़े अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। और दूसरा जो स्टॉक आज डीलिंग रूम में बहुत ही चर्चा में, वो है ग्रैन्यूल्स, और यहाँ भी डीलर्स जो है वो BTST की सलाह दे रहे हैं। 420-425 के टारगेट्स उनको लगते हैं काउंटर में 1-2 दिनों में आने चाहिए, शायद अगले हफ्ते भी आ जाएं, लेकिन ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। ओके, तो रिलायंस और ग्रैन्यूल्स ये हैं डीलिंग रूम में रेडार पर। चलिए अब एक काम करते हैं, शुक्रिया यतिन। अब BTST STBT कॉल से शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, बाय या सेल? बाय, और बाय है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ट्रेड कर रहा है 578 पर, स्टॉप होगा 575, 3 रुपए का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट 585 से 590 मिलना चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस। शिल्पा जी, बाय या सेल? जी बिल्कुल बाय। यहाँ पे मुझे टोरेंट फार्मा अच्छा लग रहा है, वेरी अग्रेसिव ओवर एडिशंस है, और यहाँ पे 2600 के भी अपसाइड टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे 2440 फ्यूचर्स से स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 2520, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, देन एक्सटेंडेड टारगेट्स 2600 के भी हैं। ओके, टोरेंट फार्मा 2468 पे ये बाय कॉल है शिल्पा जी का। रचना जी, आपके कैरी करेंगे?
जी रचना जी वो एक हाँ जी मैं एक चांस लेना चाहूंगी इन्फी पे मैं पी देना चाहूंगी और 1500 का पी रहेगा ये, और ये करीब करीब 51 पे एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम 35 पे एसएल लगाएंगे एंड ऊपर वाली साइड पे 70, 80 एंड 90 के टारगेट्स लगाएंगे। सो इन्फी का 1500 का पीई इज अ बाय। ओके, इन्फोसिस की पुट ऑप्शन 1490 पे आप यहाँ पर लेके कैरी कर रही हैं। याद रखिएगा अर्निंग्स भी हैं। इट्स 5170, 1500 की पुट जहाँ पे ट्रेड कर रही है। ये 1500 की पुट है। अच्छा सचिन आपके कैरी, ये जतिन आपके कैरी करेंगे? देखिए हमको लगता है कि बाई साइड की तरफ रुझान रहेगा। इसके लिए हमारा जो लॉन्ग साइड पे बीटीएससी ट्रेड होगा वो इंडसइंड बैंक पे होगा। तो इंडसइंड बैंक पे हमने देखा है कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ जारी रहना चाहिए। इसके लिए हम 1640 का एक स्टॉप लॉस लगा के 1680 1700 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक बाय करके चलना चाहेंगे। ओके, इंडसइंड बैंक बाय करके चलना चाहेंगे। और मानस फाइनली आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए ट्रेड होगा लॉन्ग साइड पे, सिंजिन पे खरीदारी करनी है क्योंकि यहाँ पर 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सिंजिन के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 745 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 734 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 765 765 रुपए के टारगेट सेट करने हैं सिंजिन के फ्यूचर में। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 750 वाला कॉल ऑप्शन जो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 15 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 27-28 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। यहाँ कॉल्स पूरी हो गई और सारे मुद्दों पे बातचीत करिए। बात करते हैं देखिए स्ट्रैटेजी की इंडिसेस पे। अनुज, आज की एक्सपायरी निफ्टी की विदाउट किसी बड़े फायरवर्क्स के कंप्लीट हो रही है, बट ये भी है कि अब हमें अर्निंग्स को कहीं ना कहीं अब टैकल करना है, तो उसी मद्देनज़र अप्रोच क्या रहेगी? अभी तो हम एक रेंज में ही हैं। तो देखिए एक चीज़ है और रचना जी ने ऑब्वियसली इन्फोसिस पे पुट ऑप्शन का ट्रेड दिया है, तो वो आपको बता रहा है कि मार्केट में थोड़ा फियर है इन्फोसिस के नंबर्स को लेकर। आज स्टॉक भी जो है वो डे लो पर बंद हो रहा है, ठीक है ना। इन्फोसिस का एक बार इन्फोसिस का चार्ट लेकर आइए, देखिए डे लो पर इन्फोसिस बंद हो रहा है। अब इसमें इशू क्या है कि या तो गैप डाउन या गैप अप, और अगर गैप डाउन गैप के बाद ज़्यादा ट्रेड बचती नहीं है इन सब स्टॉक्स में। इसके लिए मेरे ख्याल से ना आज एक बेटर स्ट्रैटेजी आपकी ये रहेगी कि आज आप ना कोई ट्रेड ना लेके जाएं इंडेक्स पर, एकदम क्लीन आउट होके जाएं इंडेक्स पर, क्योंकि वरना कल सुबह आपका बायस आ जाएगा। और 3 बड़े इवेंट्स हैं आज, इन्फोसिस के नंबर्स, टीसीएस के नंबर्स और यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है ना। कोई जल्दी नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, कल आपका एक गैप अप या गैप डाउन की ट्रेड मिस होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मार्केट आपको ट्रेड देगा। इसके लिए एकदम क्लीन होके जाएं। और एक चीज़, बैंक निफ्टी का आज का जो प्राइस पैटर्न है वो थोड़ा सा एक मेक और ब्रेक लेवल वाला है। यहाँ से बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से एक तैयारी कर रहा है एक बड़े मूव की, कल उसका कंफर्मेशन मिलना चाहिए हमको। और निफ्टी पर भी मैं अभी के लिए कहूँगा कि पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो शायद बने रहें 21,550 21,500 के स्टॉप के साथ, लेकिन कोई फ्रेश पोजीशन अभी ना लें, शाम की इवेंट्स हो जाने दें उसके बाद लें। ओके, न्यूट्रल जाइए और जो अर्निंग सीजन का पहला पायदान है जो हमें कल चढ़ना है उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि जिस तरफ भी अगर आप एक ट्रेड लेके गए और ठीक उसके कल उलट पोजीशनिंग हुई तो अर्निंग सीजन का श्री गणेश ही खराब हो जाएगा। तो बेटर है आप थोड़ा सा अर्निंग्स को कल देख लें, फिर इंडिसेस पे अप्रोच करेंगे। आपकी स्क्रीन पे अब आएंगे निफ्टी के मतलब डेरिवेटिव स्टैट्स और कैसे बाजार मतलब प्लेस्ड है। लॉन्ग 76 स्टिल अगर आप देखें तो इस बाजार में आज जब जो लॉन्ग्स की तरफ झुकाव है, शॉर्ट कवरिंग 34, 57 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 17 स्टॉक्स में रही। आइए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड जो लॉन्ग काउंटर्स थे आज वो कौन कौन से थे। इसमें नो डाउट एनबीएफसीज, ऑटो, कुछ फार्मा, इनका प्रेजेंस होगी। यस, श्रीराम फाइनेंस 5.5% ऊपर, एमजीएल, गुजरात गैस, आईजीएल, क्या गजब के मूव दिए इन काउंटर्स ने। तो एन फार्मा आज 5.5% ऊपर रहा, 4.5% माफ कीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग थी आदित्य बिरला कैपिटल में, मन्नापुरम फाइनेंस में, एमएम फाइनेंशियल्स में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बजाज ऑटो एक और नया हाई। और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप था आज पॉलीकैब में, गजब क्रैक था ये आज का। इन्फोसिस आज डीलो की तरफ बंद होता हुआ,
कुछ देर में इसके अर्निंग्स आ जाएंगे। एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, पेट्रोनेट, इन सभी काउंटर्स में आज स्लाइड रहा, शॉर्ट बिल्डअप देखा गया। और नेक्स्ट स्लाइड में जी एंटरटेनमेंट बैकफुट पे था, लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स के स्क्वायर ऑफ हुए। और पीवीआर, HAL हिंदुस्तान कॉपर और सेल और इंडिया सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स रहे जिनमें आज काफ़ी पेन था। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए, आई थिंक PVR, बस इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। PVR 1526, ये इस हफ्ते का क्यों, मैं बताऊं आपको जरा प्लीज। डॉक्टर साहब चार्ट रखेंगे इसका। 18 दिसंबर को इसका भाव था 1829, आज इसका भाव है 1526, बड़ा सिवियर प्राइस है। शिल्पा जी, आपका व्यू इस वक्त PVR पे? जी बिल्कुल, पीवीआर में अगर देखेंगे तो एक ऐसा ही इस काउंटर है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूस बेसिस में एक सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे ये 1500 पे अगर रुकता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे डाउन साइड टुवर्ड्स 1460 भी आते हुए मिलेगा। बट देन 1500 मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑप्शन चेन में भी पुट राइटर्स हैं यहाँ पे, तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल, ये होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज ये 1460 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा और इसके नीचे तो इट कैन बी अ फ्री फॉल एज वेल। अनुज, कोई वजह लग रही है लॉजिकल यहाँ पे? ये आई थिंक ये कैंडल्स मुझे कुछ हद तक इंस्टीट्यूशनल एग्जिट की ही रिफ्लेक्शन दे रही हैं। कोई खास वजह है ना? क्या है ना वीरू, अभी पिछला साल एकदम ब्लॉकबस्टर वाला साल था। 3-3, 4-4 बड़ी ब्लॉकबस्टर्स आई। इनफैक्ट इंडियन सिनेमा के इतिहास की 3 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स पिछले साल आ गई, तो बेस काफ़ी बड़ा बन गया उसकी वजह से PVR के लिए। बट यहाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि काफ़ी समहाउ स्टॉक्स में वो ट्रांसलेट हुआ नहीं, जो जितना पैसा फिल्मों ने बनाया उतना PVR के स्टॉक में ट्रांसलेट हुआ नहीं। ये देखिए 12 महीने में स्टॉक सिर्फ 5% चला है। बाकी थोड़ा बहुत गाबा सर से पूछ लेते हैं, उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा इंसाइट्स होंगे इंडस्ट्री के। गाबा सर, क्यों नहीं चल रहा PVR? क्यों नहीं चल रहा मुझे पता नहीं, लेकिन काफी फिल्म फ्लॉप होती होगी या अच्छी फिल्म आती नहीं होगी, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है बिल्कुल। आज जो मैंने कहा था कि शॉर्ट करना चाहिए, 1526 के आसपास ट्रेड करता है, लगता है 1500 ब्रीच कर ले और पॉसिबल है कि 1450 जोन पे देखेंगे। स्ट्रक्चरली वीक है, स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए ये दिक्कत है। 1550 का स्टॉप लगाना चाहिए और बेच देना चाहिए PVR। लोअर लेवल आते दिनों में देखेंगे। वीक स्ट्रक्चर। ओके, वीक स्ट्रक्चर है बिल्कुल PVR का इस समय। और स्ट्रक्चर गुजरात गैस का बहुत अच्छा, लेकिन इस समय देखिए 4% था ऊपर तब, और अब 6% ऊपर हो गया ये इस समय एकदम से। शिल्पा जी, आपकी IGL की कॉल भी अच्छी चली, लेकिन गुजरात गैस में बहुत मोमेंटम है। आज जी अनुज जी, एक्चुअली गुजरात गैस मैंने PL में यहाँ पे रेकमेंड किया था 550 का कॉल ऑप्शन, आज ही 7 रुपये में। तो जब तक आप डिस्कस कर रहे थे वो ऑलरेडी 11 तक चल गया था, तो इसके लिए आई कुडंट रेकमेंड दैट अगेन, सो आई शिफ्टेड टू IGL। ओके, चलिए खैर, ये सही डिस्क्लेमर दे दिया आपने ऑलरेडी, लेकिन दोनों स्टॉक्स चले हैं काफ़ी, IGL और गुजरात गैस। इवन MGL ने भी चलना शुरू किया। इनफैक्ट MGL भी 5.5% ऊपर इस समय काम करता हुआ। एक बार वेदांता लेकर आइए, कुछ तो हो रहा है वेदांता में। स्क्रीन कह रही है कुछ हो रहा है यहाँ पर। इस समय डे हाई पर ये स्टॉक थोड़ा बज़ भी है, एक ब्लॉक डील का बज़ है यहाँ पर 2 दिन से, लेकिन वेदांता 275 इस समय। वेदांता में क्या एक बॉटम बना? रचना जी, कोई व्यू वेदांता पर? जी मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉटम बना है। यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट बना है। अगर आप 21 दिसंबर का लो और कल का लो दोनों अगर ज्वाइन करेंगे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, that trend line is where this move has begun from, and वहीं पे coincide हो रहा है 200 पीरियड एवरेज ऑन अ डेली चार्ट। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन कन्फ्लुएंस बनता है फैक्टर्स का, और उस कन्फ्लुएंस से ये मूव शुरू हुआ है, तो यहाँ पे और मोमेंटम आना चाहिए। एंड ये 276 पे जो इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, ये 280-85 की तरफ भी जाते हुए हमें बहुत जल्दी दिखना चाहिए। जी हाँ, बहुत वक्त पे अनुज ने इसको मार्क किया। मैं इसकी रीडिंग ही कर रहा था उस वक्त। 3 अक्टूबर के बाद 2023 के बाद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है वेदांता के लिए। सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन कभी कभी जब टॉप डाउन अप्रोच या फिर हम जब रीड करते हैं, मैं देख रहा था, अभी याद रखिएगा अभी एक दिन बाकी है, पेंडिंग है, शुक्रवार बाकी है वीकली चार्ट फर्म बने उससे पहले। बट अगर इस प्राइस पर भी ये कल क्लोज होता है तो लगभग आप समझ लीजिएगा कि जनवरी 2023 के बाद फर्स्ट टाइम
वीकली चार्ट्स पे अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ये क्लोज होगा। तो बहुत टाइमली मार्क किया गया है। कल सुबह सुबह जब हम मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा कर रहे होंगे तो इस पर खुल के बातचीत करेंगे। 274.80 पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और कुछ काउंटर्स को देखते हैं। वेदांता में स्क्रीन पे वाकई इस वक्त काफ़ी अच्छा खासा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। फार्मा स्पेस में एक जरा सिंजन को लेके आइएगा। आज इसका क्लोज बहुत शानदार। मैं इसलिए सिंजन का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि इसका भी मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के बाद का एक सिंगल सेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कॉल्स में शुमार है। तो ठीक बात है, लेकिन वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनफैक्ट पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम का ऑलमोस्ट ट्वाइस। तो सिंजन आज अभी सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज होता हुआ और सारे ऊपर एवरेजेस के ऊपर क्लोज होने की प्रॉपर्टी 4 दिसंबर के बाद, यानी ऑलमोस्ट सवा महीने के अंतराल के बाद। अच्छा, एक स्टॉक और रख दीजिए बस आखिरी में, उसके बाद चलते हैं अनुज के पास। जिस तरीके का क्लोज M&M फाइनेंस दे रहा है मानस, लग रहा है कि ये इस ट्रैजेक्टरी से निकलने की तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं आज। तो देखिए M&M फाइनेंस डेफिनेटली कोशिश कर रहा है, लेकिन खरीदारी तो जब तक ब्रेकआउट ना है तब तक नहीं करनी चाहिए। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट है तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन में बने रहिए। 267 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी आई थिंक 282 83 के ऊपर ही करनी चाहिए। ओके, M&M फाइनेंशियल, चलिए इस पर फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करिए। पिरामल एंटरप्राइजेस एक और स्टॉक था जो आज इंट्राडे में भी मेरे रेडार पर आया था और अब डे हाई पर ये स्टॉक बंद हो रहा है इस समय, पिरामल एंटरप्राइजेस। और एक और स्टॉक एबट हमने बार बार जिक्र किया, इनफैक्ट प्रशांत जी के साथ डिस्कस किया। एबट हमारे स्पॉटलाइट में भी आया था और अब एबट में भी अच्छा मूव करीब 3% ऊपर। इनफैक्ट सारी की सारी MNC फार्मा कंपनियां जो हैं, सिर्फ एबट F&O में है, बाकी GSK जैसे ग्लैक्सो है वहाँ पर भी कुछ पिछले 2-3 दिनों में अच्छे मूव्स आए हैं। ये कुछ स्टॉक्स इस समय एक अच्छा आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन एबट क्लियरली यहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है। शिल्पा जी, एबट पर कोई व्यू? सॉरी मैंने देखा नहीं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल जस्ट चेक द डेटा। कोई नहीं, आप चेक करिए, मैं तब तक एक आध और स्टॉक्स देख लेता हूँ। एक बार बजाज ऑटो लेकर आइए वापस। अच्छा गाबा सर, हीरो, TVS या बजाज, तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर किसका है? हीरो, TVS और बजाज। वेल बजाज ऑटो ओके है, बाय मोड पर है। रही बात हीरो की, फिर हीरो भी आई थिंक बेहतर है, दोनों में से हीरो इज बेहतर। रही बात TVS मोटर की, आई थिंक TVS मोटर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा बेस बना हुआ है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस। वहां से एक ब्रेकआउट मिला, ट्रेड करा 2085 पर, मुझे लगता है 2100 पार कर लेगा, 2200 जाएगा मेरे ख्याल से। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सेटअप सही है, अप मूव ऑन है और लेना चाहिए, जगह अच्छी है TVS मोटर। और याद रखिएगा मूव स्ट्रॉन्ग है। और एक बार आप अपोलो हॉस्पिटल्स दिखाइए, अपोलो हॉस्पिटल्स दिखाइए। मेरे ख्याल से ये क्योंकि हमने कल भी मॉर्निंग में इसके ट्रेड के बारे में बात की थी 58-70 यहाँ पर। रचना जी, अगर ये क्लोज हमें मिल रहा है तो ये बड़ा मैसेज क्या है? ये स्टॉक कहाँ जा रहा है अब, और फ्यूचर और ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहेंगे आप इसको? रचना जी, अनम्यूट बटन दबा दीजिए, वहां पे मौजूद है। वेरी सॉरी अबाउट दिस। ये अपोलो हॉस्पिटल में डेफिनेटली अच्छा मूव बना हुआ है और अगर ये काउंटर फ्यूचर्स के हिसाब से 5840 को होल्ड कर लेगा कल के दिन में, कल के मॉर्निंग में, तो यहाँ से ये मोमेंटम और कंटिन्यू होके ऊपर वाली साइड पे 5950 की तरफ इस काउंटर को लेके जाएगा। ये सुबह से ही स्पाइक्स देने की ट्राई कर रहा था एंड इसमें कंटिन्यूएशन के चांसेस है जब तक 5840 फ्यूचर्स पे होल्ड करता है तो। अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे आके क्लोज होता हुआ, और जो मेरे स्क्रीन पे अभी कुछ स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग के स्टैट्स हैं, मतलब जब इंडेक्स बहुत अच्छा एक व्यू नहीं दे रहा है, बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को देखें, लेट्स ब्रिंग सन फार्मा 1313 पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसकी कुछ पुट ऑप्शंस डे हाई पे ट्रेड कर रहे थे। यस, ये डे लो पर आता हुआ, और सिप्ला की पुट थोड़ा डे हाई पे ट्रेड कर रही हैं, ये भी डे लो पर आता हुआ। एक बार ये बलरामपुर चीनी भी लेके आइएगा, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन एक्टिविटी मेरे को दिखाई देती हुई। बलरामपुर चीनी करीब 395-85 पर ये लोअर लेवल से पुल बैक ले रहा है, लेकिन बहुत कंसिडर करने लायक नहीं है, क्योंकि इसी प्राइस पे 395 से लेकर 405 के बीच में सारे एवरेजेस परसिस्ट करते हैं। गौरतलब है कि इसमें 5 दिसंबर के बाद, यानी पूरी सीरीज में दिसंबर की काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज हुआ था। और कुछ प्राइस डैमेजेस आज के कौन कौन से रहे, उसमें एक
डॉक्टर रेड्डीज रहा 0.2% नीचे, और साथ ही साथ इन्फोसिस फाइनल मैसेज क्या देता है? इन्फोसिस में आज 15 दिसंबर के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट, सबसे बड़ा वॉल्यूम, सबसे खराब ऑप्शन एक्टिविटी और 50 डे में। अनुज, इन्फोसिस पे आज हम सब कुछ खराब कैरी करते हुए कल क्या बात करेंगे हम? नहीं बिल्कुल वीरो, देखिए ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ बता रहा है आपको कि मार्केट शॉर्ट करके जा रहा है इन्फोसिस को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट को कुछ पता है। वो जो हमको कल हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि इन्फोसिस शायद एक बार और गाइडेंस कट करे, अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि शायद वो होगा। मेरे ख्याल से कल सुबह सुबह इन्फोसिस में बॉटम लगेगा, सुबह सुबह इधर वे। और इसने पिछले 2 क्वार्टर में यही किया है। पिछले 2 क्वार्टर का आप इसका प्राइस का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, दोनों बार इसने जो ख़राब नंबर दिए और गाइडेंस कट की, दोनों बार गैप डाउन खुला और उसके बाद वहीं बॉटम लगा इसका। मुझे लग रहा है कल भी वही होगा। हो सकता है कल गैप डाउन खुले, ये पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद एक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल का मूव देख लेते हैं। अगर कल इन्फोसिस गैप डाउन के बाद, पहली बात तो खैर अज्यूम कर रहे हैं हम गैप डाउन क्योंकि प्राइस एक्शन देखकर, ठीक है ना, पहली बात तो ये अज्यूम कर लिया कि चलिए ठीक है, उसके बाद अगर रिकवर हो गया तो वो इंडिकेशन होगा कि मार्केट फिर से उस बिहेवियर के लिए तैयार है। लेकिन अगेन प्रीएम्प्ट ना करें। कल सुबह मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कल आपको सबसे बड़ी ट्रेड इन्फोसिस में ही मिलेगी। भले ही आप ये जो मर्जी नंबर आ जाएं, जैसा मर्जी गाइडेंस आ जाए, उसके बाद भी सबसे बड़ी ट्रेड आपको कल इन्फोसिस में ही मिलेगी, मार्केट खुलने के बाद मिलेगी। इसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं है कि आपको आज की मतलब अभी की अभी ट्रेड लेनी है या नहीं ली तो मिस हो जाएगा। अभी कोई भी ट्रेड लेना गैम्बल है और मेरे ख्याल से गैम्बलिंग से बचें तो बेटर रहेगा। प्रॉपर ट्रेडिंग करें, वो ठीक रहेगा। चलिए वीरो एक काम करते हैं, अब वॉल पर चलते हैं और आज की मार्केट क्लोजिंग देख लेते हैं। 2 ही मिनट बचे हैं। निफ्टी की क्लोज मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ओपनिंग थी। सिर्फ 32 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है इस समय 21,650 पर। निफ्टी बैंक में करीब करीब 100 पॉइंट की रैली और निफ्टी आईटी ये करीब करीब 100 पॉइंट नीचे इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1800 बढ़ने वाले शेयर्स, 1200 गिरने वाले शेयर, तो ठीक है, मार्केट की ब्रेथ ठीक ठाक थी, अच्छा खासा मार्केट में ट्रैक्शन था, तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। एक काम करते हैं, सेक्टोरली देखते हैं कि कहाँ पर किस तरीके के मूव्स आए। शुरुआत करेंगे निफ्टी ऑटो से। इसने आज लाइफ टाइम हाई हिट किया बाय द वे, 1% ऊपर निफ्टी ऑटो इंडेक्स। उसके अलावा निफ्टी मेटल्स इंडेक्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं यहाँ पर। एफएमसीजी इंडेक्स में हल्की सी डिक्लाइन। उसके अलावा आप लेकर आइए फार्मा में 1/4% की डिक्लाइन। रियल्टी इंडेक्स में हल्का सा नुकसान। कैपिटल गुड्स देखते हैं एक बार, कैपिटल गुड्स इंडेक्स 1.5% नीचे आज यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। एनर्जी इंडेक्स में थोड़ा सा रिलायंस का इम्पैक्ट रहा होगा, करीब करीब 1-1.5% ऊपर ये इंडेक्स। पावर इंडेक्स भी करीब करीब 0.3% ऊपर। और उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फ्लैट है। और पीएसयू बैंक इंडेक्स एक बार और देख लेते हैं, वहाँ पर किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। ये करीब करीब 0.6%। एक बार कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स दिखाइए, कल दिखाया था आपने, आज भी दिखा दीजिए। और ये इस समय करीब करीब 0.9% ऊपर। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और देखते हैं कि आज की क्लोजिंग कैसी रही। सबसे ऊपर ऑटो शेयर्स, 2 व्हीलर शेयर्स, हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 5% ऊपर और बजाज ऑटो करीब करीब 3% ऊपर। उसके बाद निफ्टी का बाहुबली रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर। कल आपको अगर लग रहा था कि रिलायंस से बड़ा मूव आया, आज उससे ही बड़ा मूव आया। इस तरीके का ब्रेकआउट था कल वाला वो। बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स जिनमें गेंस थे। 40 पॉइंट निफ्टी ऊपर रहा। डॉक्टर रेड्डीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई लाइफ, विप्रो, सन फार्मा, एल&टी, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो इस समय इन्फोसिस टुवर्ड्स द थोड़ी रिकवरी आई शायद इन्फोसिस में, लेकिन 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी फाइनली जाकर बंद हुआ। और एक बार सीधा सौदा का अपडेट भी ले लेते हैं। आज जो यतिन और आशीष के बीच में मुकाबला हुआ उसकी एक अपडेट ले लेते हैं। पहले यतिन की टीम लेकर आइए जरा। यहाँ पर कल्याणी स्टील्स में अच्छा मूव, शिवा सीमेंट, स्टील स्ट्रिप्स और सेनको यहाँ पर अच्छे मोमेंटम थे। आशीष की टीम में पॉलीकैब में बड़ा एक्सीडेंट ऑब्वियसली। बाकी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। एक बार इन्फोसिस का लास्ट का मेरे को 5 मिनट का चार्ट दिखा सकते हैं क्या एक बार इन्फोसिस में? वीरू ये देखा आपने? मैं एक चीज़ देख रहा था, निफ्टी जब बंद हो रहा था, मैं हीट मैप पे जब जा रहा था तो एकदम से मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ,
हीट मैप में इन्फोसिस को नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। वापस रखिए उस चार्ट को जरा, इन्फोसिस के चार्ट को। ये चार्ट मेरे ख्याल से अपने आप में एक केस स्टडी है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, ये एडजस्टेड भले ही रेड में दिखाएगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। मेरे ख्याल से लो कितना था इसका, 1486, और 1486 वाला 1522, मतलब लास्ट टिक में, लास्ट की 1 मिनट के टिक में ये मूव आया, और इसी ने एंड में वो निफ्टी को भी संभाला। अनुज जानते हैं, अब जब आप बोल रहे थे तो एकदम से मेरी ऑप्शन स्क्रीन पर इसकी 3 कॉल्स आई। एक तो खैर बहुत आउट ऑफ मनी है, 1590 की कॉल, अभी स्क्रीन पर 1520 का भाव। 1590 की कॉल जब आपर में बात कर रहे थे उस वक्त ट्रेड कर रही थी करीब 13.5 रुपए पे। अभी जब आप वॉल पे थे तो हाई लगा के आई 25 रुपए का, क्लोज हुई 20 पे। नहीं, ये बिल्कुल बहुत, मतलब देखिए ये क्या है ना, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसलिए हम कह रहे थे कि पता नहीं कल गैप डाउन होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से लास्ट टिक आई है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरी, जैसे कहते हैं ना, पूरा गांव शॉर्ट है इन्फोसिस पर इस समय, और ये इस लास्ट के बार ने जो इन्फोसिस को शॉर्ट है उनको एक बार तो जरूर थोड़ा सा झटका दिया होगा कि ये क्या हो गया एकदम से आखिरी की 1 मिनट की ट्रेड में। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, किसने कॉल लिया, किसने या फ्यूचर बेचा है। खैर आज टीम अनुज बिल्कुल, अच्छा टीम हो गई है, बट मैं वाकई अनुज, आप यकीन मानिए, मैं इन 3 कॉल्स को देख रहा था और मैं भी बड़ा रोचक तरीके से देख रहा था। मैंने क्या हुआ एकदम से सडनली, वो कॉल के अगर चार्ट्स होते रहे तो मैं आपको दिखाता। खैर चलिए, फिलहाल आज का सेशन कंप्लीट हो गया ये, और कुछ देर में अर्निंग्स आएंगे इन्फोसिस की और टीसीएस की। इसका पूरा ब्यौरा आपको CNBC आवाज़ पर मिलेगा, और सब आकलन लेके, सारे अंतर्राष्ट्रीय संकेत, घरेलू समीकरण, अर्निंग्स, कल सुबह एक बार फिर से अनुज, मैं, आशीष और हर्षदा मौजूद होंगे मॉर्निंग कॉल उराव की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।